So today we will start with the organon of medicine from the section 1. लेआउट प्लान मैंने दे दिया है, तो हम लोग क्या है कि 1 by 1 इसको स्टार्ट करेंगे। और इनिशियली पार्ट में तो इनिशियली क्या है कि हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से, और फाइनली ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ये कंप्लीट हो जाने के बाद देन वी विल स्टार्ट सम पार्ट ऑफ द फिलोसफी, है ना। तो फिलोसफी में भी हम कुछ पार्ट कवर करेंगे, बट with the start we will start from the organon of medicine aphorism. So myself Dr. आशीष दीक्षित, ना। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि सारे सेक्शंस अलग अलग हैं, फ्रॉम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन फर्स्ट एडिशन टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन सिक्स्थ एडिशन। तो सारे एफोरिज्म अलग अलग हैं, सबकी ईयर ऑफ पब्लिकेशंस भी अलग अलग था। तो हम लोग जो यहाँ पे कवर करेंगे वो प्राइमरली ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन होगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक जो होगा वो होगा फिफ्थ एडिशन, इंक्लूडिंग द चेंजेस इन द सिक्स्थ एडिशन। हम उन दोनों को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 1, दैट इज द मिशन ऑफ फिजिशियन, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट एफोरिज्म में क्या दे रखा है हैनीमैन ने सबसे पहले एफोरिज्म में बताया कि फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए, है ना। व्हाट इज द मिशन ऑफ फिजिशियन। तो क्या है, क्या होना चाहिए, किसी ने बताया, पढ़ा होगा, बताओ थोड़ा सा। फिजिशियन का जो मिशन है वो कैसे अचीव किया जाएगा, दैट शुड बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। बट व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ फिजिशियन। सो द प्राइमरी एम ऑफ फिजिशियन इज द हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर, ठीक है, एज इट इज टर्म्ड, जैसे कि बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये मिशन क्या है फिजिशियन का मिशन केवल एक होता है कि जो बीमार हमारे पास में आ रहा है, पर्सन हु इज सिक, उसको हमें रिस्टोर कैसे करना है, हीलिंग करनी है और रिस्टोर करना है हेल्थ में, ठीक है। तो सिक से हमें उसको हेल्थ में लेके जाना है, ये प्राइमरी एम होता है किसी भी फिजिशियन का या किसी भी डॉक्टर का, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब बात होती है कि सिक कौन होता है, या हेल्थ क्या होती है, या फिर क्योर क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे आके, ठीक है। तो प्राइमरी जो एम है या प्राइमरी फिजिशियन का जो मिशन है, दैट शुड बी द रिस्टोर हेल्थ टू सिक टू क्योर एज इट इज टर्म्ड, राइट। तो इसमें से फिर इसके बाद एक इसका सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फुटनोट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर एफोरिज्म 1, दैट इज थियोरेटिक मेडिसिन। आप लोगों में से थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि कौन कौन से ईयर के हैं आप लोग। आप में से कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ जो ऑल इंडिया का एग्जाम देने जाएंगे ना नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। तो चलो फिर मतलब उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, अब इसमें से क्या होता है कि ये तो हो गया थियोरेटिकल बात हो गई हमारी कि किसी फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए। अब क्या होता है कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है दो चीजें। एक तो सबसे पहला पूछा जाता है कि ये किस में दे रखा है, फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, ठीक है। तो ये किस में दे रखा है, दैट इज इन सेक्शन, अंडर सेक्शन 1, अंडर एफोरिज्म 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है व्हाट इज थियोरेटिक मेडिसिन, ये थियोरेटिक मेडिसिन क्या होती है और किस में दी गई है। तो थियोरेटिक मेडिसिन क्या होती है, सो इफ समवन इज एक्सप्लेनिंग anything, whatever he or she is explaining, if he is explaining anything on the basis of speculation, ठीक है, कुछ अपनी बातें उसने लगा के, कोई भी बात, आप जैसे आपके अपने अपने सब दोस्तों में आप लोगों के कुछ लोग क्या होते हैं कि कोई भी जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो बिना किसी बेसिस का करते हैं, है ना, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेकुलेशंस, मियरली स्पेकुलेशंस क्या होते हैं, जैसे मतलब कुछ भी आपको तर्क करने लगे आपको, या कुछ भी आप अंदाज से कोई बात बोलने लगे, तो वो चीज होती है दैट इज इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेकुलेशंस, है ना। तो आप जस्ट आप क्या कर रहे हो, एक अंदाज लगा रहे हो, एक अंदाज से आपने कोई बात कह दी। तो हैनीमैन ने फुटनोट जो एफोरिज्म 1 का जो फुटनोट है उसमें उन्होंने कहा कि थियोरेटिक मेडिसिन क्या होती है, वो मेडिसिन होती है जिसमें केवल थ्योरी है, जिसका प्रैक्टिकल बेसिस कुछ भी नहीं है। अगर आप रियल टाइम में देखोगे, रियल सेंस में देखोगे जाके, तो उसका कोई भी प्रैक्टिकल बेसिस नहीं है। सपोज समवन इज सेइंग कि ये चीज ऐसे होती होगी, या हमने जो खाना लिया, या हमने जो टैबलेट खाई, या जो मेडिसिन ली, तो वो मेडिसिन ने इस पे एक्शन किया और ऐसा एक्शन किया। अगर इफ यू आर नॉट शोइंग दिस वन,
है ना, तो जस्ट यू आर डूइंग सम स्पेकुलेशंस, है ना, या फिर आपने कहा कि देखो ये बीमार कैसे पड़ा, समवन इज इल, और आपने कहा कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसे हुई होगी, ये गया होगा ऐसा, इसने ऐसा खाया होगा, इसने ऐसा हुआ होगा, खाने को ऐसा ये हुआ होगा, वो फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, उसमें बैक्टीरिया रहा होगा, उससे ये हो गया, उसको बाद में ये डिसेंट्री हो गई, या डायरिया हो गया, या फीवर आ गया। सो इफ इट इज नॉट बेसिस ऑन द सम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, है ना, कोई चीज का पीछे तथ्य नहीं है किसी का, देन यू आर डूइंग जस्ट मियरली स्पेकुलेशंस। तो हैनीमैन ने इस चीज को कंडेम किया कि जो थ्योरेटिक मेडिसिन है, जैसे उस टाइम में क्या था कि बहुत सारे लोग जो थे कि एक कल्पना करते थे, कि इमेजिनेशंस करते थे कि ये चीज ऐसी हुई होगी, बट लेकिन वाकई में ऐसा था या नहीं था, ये किसी को नहीं पता था। तो हैनीमैन सेड कि दिस इज theoretical medicine या theoretic medicine that is system based on empty speculations and hypothesis। समझ गए? तो ये चीज जरूर पूछी जाती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि थियोरेटिक मेडिसिन क्या है और किस सेक्शन में दी गई, राइट। तो अब इसमें से एक तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इससे, ये डीए का मतलब हो गया, यहाँ डीए का मतलब मेरा है डिफरेंशियल एफोरिज्म, है ना, क्योंकि ये जो है ना, कभी ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। सेक्शन 17 में जैसे यहाँ लिखा है द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, सेक्शन 7 में लिखा है द फिजिशियंस हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन, है ना, द हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन। यहाँ पे जैसे हाई लिखा है, वहां पे हाईएस्ट लिखा हुआ है, हाईएस्ट लिखा है और सोल एम लिखा है। तो अगर ये चीज आएगी, यही वन लाइनर अगर पूछा जाएगा द हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन, तो किसमें दे रखा है, तो वो ए बी सी डी 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें एक आपका सेक्शन 1 होगा और एक एफोरिज्म 17 भी होगा। So you must aware, you must be very cautious before giving any answer that it is under aphorism 17, and the physician's high and only mission is under, if it is highest soul aim, अगर highest भी लगा है soul भी लगा है, then it is under 17, right? तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बनते हैं। Come to the section 2, highest ideal of cure. Here Henneman, यहाँ पे Henneman mentioned that what should be the highest ideal of cure. किसी क्योर का एक आइडियल क्योर क्या होना चाहिए, है ना, एक आइडियल क्योर क्या होना चाहिए। आइडियल, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है आपके पास में, तो सबसे आपका प्राइमरी फोकस क्या होता है, प्राइमरी मोटिव क्या होता है, कि हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज क्या, कि मोस्ट हार्मलेस वे में ठीक कर सकें, मतलब योर ट्रीटमेंट शुड बी वेरी जेंटल, राइट। एंड थर्ड वन होता है कि हमने अगर ठीक कर दिया तो ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद फिर से मेरे पास में आ जाएगी, डॉक्टर साहब हमें तो फिर से वही तकलीफ हो गई, मेरी मेरी परेशानियां तो फिर से दोबारा वैसे ही वापस आ गई, या 4 महीने या 6 महीने बाद फिर से वापस आ गया पेशेंट, है ना। तो ये भी हमारे एक हमारा ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि इट शुड बी वेरी परमानेंट, है ना, कि पेशेंट में रिकरेंसेस या रिलैप्सेस के चांसेस ना हो, एक्सेप्ट सम डिजीज, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ते हैं कि कुछ एक डिजीज होते हैं जिनमें रिलैप्सेस या रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट लेकिन वो दूसरी थ्योरी के हिसाब से होता है, हमारी अपनी थ्योरी के हिसाब से अगर रिकरेंस और रिलैप्सेस के चांसेस हो रहे हैं तो वन शुड सी द कॉज ऑफ द डिजीज, है ना, कि ऐसी कोई चीज तो नहीं लगी, ऐसा कोई माइजन तो नहीं लगा जिसकी वजह से रिलैप्सेस या रिकरेंसेस हो रहे हैं। सो आइडियल क्योर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इट शुड बी रैपिड, it should be gentle, or it should be permanent, or removal and annihilation of disease in its whole extent, है ना, पूरी तरीके से, आप कहते हैं ना डीपली जो इन्यूटेड रहती है वो आपने पूरे रूट से रूट आउट कर दिया उसको, है ना, पूरे जड़ से उसको खत्म कर दिया। तो देयर आर 3 कंडीशंस, रैपिड होनी चाहिए, जेंटल होना चाहिए एंड परमानेंट रिमूवल होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं हो कि वो बार बार पेशेंट आ रहा है, मतलब यू आर डूइंग सम पैलिएशंस। हियर एनीमैन वांट टू से दैट यू शुड नॉट डू पैलिएशंस, यू शुड डू क्योर, है ना। तो क्योर में क्या होना चाहिए, क्योर का मतलब होता है कि पेशेंट को वो सफरिंग दोबारा नहीं आनी चाहिए, बार बार नहीं होनी चाहिए उसको। सो इट इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, राइट। देन अगेन कैसा, जैसा कि मैंने भी बताया कि रैपिड का मतलब क्या हो गया, कि शॉर्टेस्ट हो गया, मोस्ट रिलायबल हो गया, मोस्ट हार्मलेस वे में हो गया, और ऑन इजिली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन इजिली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑन इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स का मतलब हुआ कि जो ट्रीटमेंट आप देने, which are हाँ able to understand the हाँ simple things, the treatment, the kind of treatment which we can give, and we can easily understand that. हाँ, understand that, that is whatever you are going to give, whatever you are doing to treatment, that treatment should be
ऑन द बेसिस ऑफ इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। आप इजीली किसी को समझा सको, आप किसी को बहुत आसानी से बता सको कि ये हमने ऐसे हुआ, इसको हमने ऐसे दिया और ये बीमारी इस तरीके से खत्म हो गई। बहुत इजीली समझने वाली चीज होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत माइक्रो लेवल पे आप चले गए और उसको बता रहे हो और वो बहुत डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया, और इवन नॉट फॉर अदर्स, इवन फॉर यू ऑल्सो, है ना, वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जो मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी इजी, है ना, बहुत इजीली समझने वाली, बहुत कॉम्प्रिहेंसिबल हो, बहुत ही आसानी से समझने वाली चीज होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज सेक्शन 2। तो इसमें से आपको जो है हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर में कभी कभार मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अदरवाइज नहीं, कोई क्वेश्चन पूछने का इसमें नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी इजी, और इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनता है। फिर भी आप इनकी कुछ चीजों को ध्यान में रखें, जिससे कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, दैट यू कैन इजीली आंसर। सो थर्ड वन इज द, अब क्या आता है, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन। फिजिशियंस की क्वालिटीज क्या होना चाहिए? द पर्सन हु इज गोइंग टू, हु इज परफॉर्मिंग टू क्योर और परफॉर्मिंग टू गिव एनी ट्रीटमेंट, तो व्हाट शुड बी द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ दैट फिजिशियन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब बहुत इट इज वेरी सिंपल थिंग कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए, है ना। एक किसी डॉक्टर को, जैसे हम आप हैं, तो हम आप में किसी को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि डिजीज क्या होती है, नॉलेज ऑफ डिजीज, बीमारी क्या है, उसका हमें एक एक आइडिया होना चाहिए, एक हमें पूरी तरीके से समझ होनी चाहिए कि जो पर्सन हमारे पास में आ रहा है वो किस रोग से या किस बीमारी से पीड़ित है, ठीक है। सो द नॉलेज ऑफ डिजीज, है ना। नॉलेज ऑफ डिजीज का यहाँ बहुत जनरलाइज वे में एक सीन है, इसको बहुत आइसोलेटेड वे में नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट यू हैव नॉलेज ऑफ सम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यू हैव नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड एज वेल एज यू हैव द नॉलेज ऑफ पर्सन, ठीक है। यहाँ एक पर्सन की भी नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स आप एक पर्सन को भी जानते हो और एक बीमारी को भी जानते हो, वो पर्सन में कौन सी बीमारी हो वो भी आप जानते हो, है ना। सो दैट इज द नॉलेज ऑफ डिजीज। सो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 72 टू 82, जहाँ पे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है। देन फ्रॉम 83 टू 104, जहाँ पे नॉलेज ऑफ पर्सन है या नॉलेज ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, हाउ टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट, है ना। आपके पास अगर 10 पेशेंट आए हैं, तो 10 पेशेंट में कैसे वो 10 पेशेंट, पहला पेशेंट जो कैसे बाकी 9 या बाकी 8 लोगों से कैसे डिफर कर रहा है, सो दैट इज द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, राइट। सो फर्स्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ डिजीज, राइट। देन अगर आपको बीमारी अब समझ में आ गई, अब हमें ये पता चल गया कि किसी को बीमारी क्या है या बीमारी कैसी होती है, ये कैसे उसका स्वरूप होता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ती है, उसका प्रोग्रेशन क्या होते हैं और वो कैसे कैसे मैनिफेस्ट होती है। नाउ यू हैव द नॉलेज ऑफ डिजीज। अब नॉलेज ऑफ डिजीज के बाद में अब हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? दैट इज नॉलेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। नॉलेज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सी वो ऐसी दवाइयां हैं, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो किसी बीमारी को ठीक करेंगी। तो नॉलेज ऑफ मेडिसिन को दो पार्ट में हनीमैन ने बताया है, दैट इज अंडर सेक्शन 19 टू 21 एंड देन अगेन 105 टू 145, ठीक है। सेक्शन 19 टू 21 में क्या बताया, एक जनरल एक क्लास बताया है कि कैसे किसी मेडिसिन क्या होती है, व्हाट इज मेडिसिन। देन उन्होंने बताया 105 में 145 तक कि यहाँ पर हम कैसे किसी मेडिसिन को आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। ए मेडिसिन, हाउ ए मेडिसिन इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द बी और सी और डी, ठीक है। सो बोथ all the four are how it is well known differentiated, how it is well differentiated. So it is given under section 105 to 145, right. Now अब आपके पास डिजीज भी हो गई, मेडिसिन भी हो गई। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज ऑफ मेडिसिन टू द डिजीज। अब हम कैसे उस मेडिसिन को पर्टिकुलर बीमारी में यूज करें। सपोज समवन इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस and you have the medicines of 3 or 4 medicines you have. Now which medicine I have to give, right? First medicine, third medicine, fourth medicine, or all medicines, or only one medicine, है ना, कौन सी मेडिसिन हमें देनी है एंड हमें कैसे देनी है। So that is known as apply the knowledge of medicine to the disease. So on the basis of similarity, you know. So it is given under 146 to 244. Then again come to the next one knowledge. What is the requisite quality of physician? That is knowledge of choice of remedy and doses, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई, बेसिक बात हो गई, the basic fundamentals of posology. If you are giving some A medicine or B medicine, so it should be given in dry dose, it should be given in liquid dose,
it should be repeated frequently, or it should not be repeated very frequently. It should be given once a week, or it should be given OD, or it should be given BD, or it is given in LM potency. So this is known as doctrine of doses or posology. Next, come to the requisite quality is exact mode of preparation of medicine. How this medicine has been prepared, right? So you have the knowledge. It is how decimal potency is prepared, how 50 millisimal potency is prepared, how centesimal potency is prepared. So you have that knowledge of preparation of medicine too. Then proper dose and period of repetition. I just earlier I said that how to give you dose वो कैसी होनी चाहिए. It should be very dry, or it should be in liquid, or it should be very repeated, or it should be very infrequent. ये कैसे हमें देना है. Then what are the obstacles to recovery and how to remove them, है ना. If you are going to perform a cure or perform a treatment, not I'm saying a cure. So what are the most commonly obstacles which came in the way of recovery, or in the way of treatment, or in the way of cure? So physician should have knowledge of that obstacles and how to remove them. It should also one of the quality of physician which he or she should gain from his education, right? So it is given in the section 7. It is given in the section 77 and 186 etc. ठीक है. Are you getting me? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? So now come to the section 4. तो 4 में क्या है कि फिजिशियन को, यानी मैंने बोला फिजिशियन शुड बी द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. हम लोग जैसे पढ़ते ही हैं कि अकेला ट्रीटमेंट देना इज नॉट द पार्ट ऑफ मेडिकल सिस्टम. उससे पहले एक ट्रीटमेंट आता है प्रिवेंशन. सो प्रिवेंशन इज द अर्लियर पार्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट. बिफोर समवन इज गोइंग टू सिक, उससे पहले ही आपने ट्रीटमेंट दे दिया. दैट शुड बी प्रिवेंटिव वन, है ना. तो बेसिकली द कम्युनिटी मेडिसिन which we call as social and preventive medicine, it is also known as social and preventive medicine, SPM. so it is works on the prevention, है ना, कि प्रिवेंशन हम पहले कर लें उसका किसी बीमारी का. जैसे कि हम लोगों ने SPM में, हम लोगों ने CFM में पढ़ा होगा कई जगह पार्क में, आइसबर्ग फिनोमेना. आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है कि जो हमें दिखता है दैट इज ओनली द टिप ऑफ दैट आइसबर्ग, है ना. जैसे कुछ बर्फ का कोई बड़ा सा टुकड़ा है और वो किसी पानी में डला हुआ है, समुद्र या किसी में डला रहता है, तो हमें क्या दिखता है कि जस्ट वी आर सीइंग द टिप ऑफ दैट आइसबर्ग, है ना. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि केवल उतनी ही बर्फ है, ये बर्फ का केवल उतना ही टुकड़ा, ऐसा तो है नहीं. उसके नीचे बहुत बड़ा सा उसका जो पार्ट, जो अनसीन पार्ट है, वो बहुत सारा पार्ट जो है वो अंडर द वाटर है, ठीक है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है. इट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर विद द डिजीज. कि डिजीज में हमें क्या होता है कि हम जो देखते हैं दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट डिजीज, है ना. वो उससे कहीं ज्यादा गहरी, डीपली इन्वूटेड होती है, ठीक है. तो इसमें भी क्या होता है कि इसलिए हम जो है वी आर वर्किंग ऑन द प्रिवेंशन बेसिस, हाउ टू प्रिवेंट दैट डिजीज, है ना. जैसे कि अभी बीच में आया था, जैसे कोविड हुआ था, पेंडेमिक हुआ था, तो जो बीमार हो गए, all those persons are taking treatment in the hospitals, but those who are not going to sick, or those people who are not affected with the COVID-19, तो उनको क्या था कि उनको हम आइसोलेट कर रहे थे, उनको दूर रख रहे थे, उनसे कह रहे थे कि आप जो है किसी चीज को छुओ मत, आप अटेंशंस मत यूज करो. इफ समवन इज कोविड पॉजिटिव इन योर हाउस, देन आइसोलेटेड हिम, है ना. तो उसको दूर कर दो, अलग हो जाओ उससे. बाकी तो ये सारी चीजें हम उनको कर रहे थे कि रेगुलरली आप अपने हैंड वॉश करो. दैट कम अंडर द प्रिवेंशन वन, है ना. तो ये होता है कि एक फिजिशियन को प्रिजर्वर भी होना चाहिए हेल्थ का, कि वो व्यक्ति या जो भी इंसान है वो बीमार ही ना पड़ना पाए, उससे पहले ही उसको आप ठीक रखो. वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजों को हम हटा दें, प्रिवेंट करें, रिमूव करें, जिससे कि वो पेशेंट जो है, जिससे वो पर्सन जो है वो पेशेंट ना बनने पाए, बीमार ना होने पाए, राइट. तो सेक्शन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे तो कहते थे कि इस पूरे सेक्शन में हमारा CFM दिया हुआ है, ठीक है. CFM मतलब कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, ठीक है. इसमें पूरा हमारा SPM कवर हो जाता है. यहीं पे हनीमैन ने केवल लिख दिया कि हमें सारी वो चीजें पता होनी चाहिए, वो कॉज सारे पता होने चाहिए जिनसे कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, और उन सारे कॉजेज को हमें पहले ही उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए. Now come to the very important section 5. Section 5 is very important, है ना, as far as concern
about homeopathy. So first important question is that Section 5 was introduced in the 4th edition of the Organon of Medicine. So it is introduced along with the theory of chronic disease. In 4th edition, there are two things. The first one is addition of theory of chronic disease, right? First one, and second one, introduction of Section 5. ठीक है, ये दो चीजें इन्होंने हैनीमैन ने इसको जो है दोनों चीजों को 4th एडिशन में इंट्रोड्यूस किया. अब आप उन दोनों का आपस में कोरिलेशन देख रहे हो कि थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज और सेक्शन 5 का आपस में कोई कोरिलेशन है भी या नहीं है ना? इस क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं. सो व्हाट इज इन सेक्शन 5? सो सेक्शन 5 में हैनीमैन सेड कि एक्यूट डिजीज में हमारे पास होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, है ना? इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम एक्यूट डिजीज, इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, है ना, व्हेन ही केम टू यू, तो आपने क्या पूछते हो? जस्ट यू आस्क देम कि आप क्या हुआ था, क्या खा लिया था आपने रात में, कैसे आपको ये उल्टियां या मोशन शुरू हो गए, लूज मोशन हो रहे हैं, आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, आपने क्या चीज ली थी? देन ही सेड कि हाँ मैं तो लास्ट में यस्टरडे नाइट I went to the party and I have taken all the things, all these food stuffs in the restaurant. So maybe तो वो एक बात कहेगा, so maybe just because of that party I fell ill, है ना? तो आपने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है. या हो सकता है कि मॉर्निंग में उसने कहा कि नहीं, मैंने मॉर्निंग में जो है एक वो ब्रेड स्लाइस वगैरह ले ली थी, कि मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा पुरानी थी, है ना, तो उसकी वजह से शायद मैं बीमार पड़ गया. तो अब वो रात के खाने की वजह से बीमार पड़ा, या मॉर्निंग में उसने ब्रेकफास्ट या खराब ले लिया उसकी वजह से हो गया, या वो उसने पानी कहीं का बाहर पी लिया, या उसने कल ड्रिंक कर लिया था उसकी वजह से वो बीमार हो गया. तो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास में नाउ ही केम विद द सम एक्यूट डिजीज, जिसमें उसको नाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस और डायरिया. तो अब हम क्या, जस्ट वी आर कोरिलेटिंग, है ना, कि ये या तो इस वजह से हुआ होगा या तो उस वजह से होगा. सो इन दीज केसेस वी आर इंक्वायरिंग अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ दैट एक्यूट डिजीज, राइट? यहां हो गई प्रोबेबिलिटी की बात. वी आर नॉट श्योर कि वो किस वजह से हुआ, उसकी वो रात के खाने की वजह से हुआ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की वजह से हुआ, या रात में ड्रिंक कर लिया, या रात में उसने जो है कोई कहीं बाहर का पानी पी लिया, या कुछ और कर लिया उसने. सो जस्ट वी आर सर्चिंग विद द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ दैट एक्यूट डिजीज, जिसने कि वो एक एक्साइट किया है एक्यूट डिजीज को. ठीक है. सो एंड द सेकंड थिंग इज दैट द फंडामेंटल कॉज. फंडामेंटल कॉज का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल कॉज का मतलब हुआ कि यही प्राइमरी कॉज होता है, यही चीजें होती हैं कि जो किसी बीमारी को बना के रखती हैं. ठीक है, यही बेसिक में यही कॉज है. तो इसमें क्या होता है कि हम व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर द क्रोनिक डिजीज, कॉज ऑफ द क्रोनिक डिजीज, तो हम कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज में व्हेन वी आर सर्चिंग, तो उसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, वी आर टेकिंग द हिस्ट्री. So in that history, what is the most significant point in the entire history of chronic disease? है ना? If some person is suffering from chronic disease, now he is suffering from suppose कोई भी पुरानी बीमारी है, कुछ भी उसको ऐसा हुआ, मान लो उसका पेट ही खराब रहता है, या उसको जो है उसका जो है वेट लूज होता जा रहा है, बहुत सालों से ऐसा हो रहा है, या उसको माइग्रेन है, या उसको कोई और बीमारी है, और यू आर टेकिंग हिस्ट्री. तो आपने शुरुआत से हिस्ट्री ली, उसकी लॉन्गिट्यूडिनल हिस्ट्री आपने शुरुआत की, और लॉन्गिट्यूडिनल हिस्ट्री में आप लेना शुरू किया कि सिंस बर्थ और सिंस इंट्रायूट्राइन टाइम, है ना, कभी कभी हम इंट्रायूट्राइन भी लेते हैं, तो हम इंट्रायूट्राइन से लेके टिल दैट टाइम जब वो आपके पास में आया है, तो पर्सन को उसको क्या क्या ऐसे एक लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि क्या क्या ऐसे माइलस्टोन्स थे कि जहां पे उसको कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी हुई है. अब कुछ भी प्रॉब्लम होती हुई उसने बताया कि जब मैं पैदा हुआ था, तो मैं जो प्रीमेच्योर था, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे सबसे पहली सिकनेस मुझे निमोनिया हो गया था, या अंडर 5 इयर्स जब तक मैं था तो मुझे रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते रहते थे, या पर्सन इज सेइंग कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उसके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा जो चाइल्ड है ये सिंस बर्थ, और वी कैन से कि आफ्टर 6 मंथ ही इज सफरिंग फ्रॉम सम गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, है ना, इसका पेट हमेशा ही गड़बड़ रहता था. तो तब से लेके सिंस टिल दैट टाइम, है ना, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द रिपीटेडली सफरिंग फ्रॉम द गैस्ट्राइटिस और सम काइंड ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. तो वो चीजें होती रहती थी उसको. या उन्होंने कहा कि जो पेशेंट जो है इसको जो है थोड़ा सा हमारे यहाँ हिस्ट्री थी, और कि हमारे यहाँ हिस्ट्री थी इस तरीके की, थोड़ा सा डिप्रेशन साइड की, तो ये भी जो है शुरुआत से ही थोड़ा सा काइंड ऑफ डिप्रेशन में रहा, अभी ये फुल ब्लोन हो गया, अभी इसको ज्यादा परेशानी होने लगी है.
तो और इन सारी चीजों के बीच में अब हमें ये तय करना है ना, वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिजीज। हमारे लिए वो कौन सी सबसे जरूरी बात है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है क्रोनिक डिजीज जो आज इसको तकलीफ हुई है, इसमें ये फैक्टर जो है इसने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, राइट। तो ये चीजें जानना हम कैसे जानेंगे, है ना। अभी बात आती है कि हम वो सब चीजें कैसे जानेंगे, क्या क्या वो चीजें होंगी जिनसे हम जानेंगे, ठीक। तो वो चीजें क्या है, वो 7 पॉइंट्स हैं। दीज आर द 7 पॉइंट्स, है ना, जिनको हम इंक्वायर करते हैं। और इंक्वायरी करने के बाद देन वी से कि इनमें से कोई एक चीज है जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग द क्रोनिक डिजीज और मेंटेनिंग द क्रोनिक डिजीज। So what are those points? The first one is bodily constitution. The second is moral and intellectual character. Third one is occupation. Fourth one is mode of living and habits. Social and domestic relationships one. Fifth one and sixth one is age, and lastly is sexual functions. तो ये सारे जो एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, ये हैनीमैन ने अलग अलग जगह पे थ्रू आउट द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन अलग अलग जगह पे अलग अलग सिग्निफिकेंस के साथ में कई सारे एफोरिज्म में दे रखा है, जिनमें से कुछ मैंने मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि सेक्शन 81 में, सेक्शन 18 में एकम्पनिंग मॉडलिटीज के साथ में, देन सेक्शन 94 में, सेक्शन 208 में, सेक्शन 252 में, ऐसे बहुत सारी जगह एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के एग्जांपल्स दे रखे हैं और उनका सिग्निफिकेंस भी उसके साथ में कोरिलेटेड है कि क्यों वहां पे उन्होंने बोला या क्यों वहां पर उन्होंने दिया। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आई वाज आस्किंग बिफोर कि व्हाट इज द कोरिलेशन, व्हाई हैनीमैन इंट्रोड्यूस्ड section 5 and theory of chronic disease in the fourth edition, in the same fourth edition. So have you any idea, please anyone from all of you, why Hahnemann introduced theory of chronic disease in aphorism in the same edition of the organon? सर एफोरिज्म फोर्थ में उन्होंने बताया कि एक्यूट केस के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड कर उन्होंने क्रॉनिक को उसमें बताया है फिफ्थ एफोरिज्म में। नहीं, एफोरिज्म में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि फोर्थ एडिशन में दोनों चीजें एक साथ कैसे हैनीमैन ने भेज दी। सेक्शन 5 भी इंट्रोड्यूस कर दिया और थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज भी इंट्रोड्यूस किया, उनमें आपस में कोई रिलेशन था, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर फंडामेंटल कॉज, जो एफोरिज्म है उसमें फंडामेंटल कॉज है, फंडामेंटल कॉज जो है क्रोनिक मियाज्म है जो, तो इसलिए थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज भी दोनों इसमें ऐड करी, क्योंकि क्रोनिक मियाज्म फंडामेंटल कॉज होता है, तो इसलिए थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज भी इसमें ऐड करी, दोनों को एक साथ ही कराया। हाँ, कुछ कुछ बात सही है। और कोई बताएगा? और कोई? देखो इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले फोर्थ एडिशन में हैनीमैन ने थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, बताया कि क्रोनिक डिजीज होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे उससे पहले कोई क्रोनिक डिजीज का कंसेप्ट नहीं था, हैनीमैन भी बिल्कुल आम तरीके से इलाज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको जब आया कि जो मैं अभी बीच में पहले कह रहा था कि रिकरेंसेस नहीं होने चाहिए, है ना, रिकरेंसेस क्या है, रिलैप्सेस नहीं होने चाहिए, तो रिमूव द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, है ना, जैसा कि हम लोग पीछे सेक्शन 2 में पढ़ के आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, बार बार जब केसेस दोबारा वापस आने का शुरू हुआ तब उन्होंने कहा कि दीज आर द क्रोनिक डिजीज, है ना। और क्रोनिक डिजीज क्या होती हैं कि क्रोनिक डिजीज बेसिस होती है, इनका बेस जो होता है वो होता है क्रोनिक मायज्म, ठीक है। अब क्रोनिक मायज्म क्या होता है, दैट इज द फंडामेंटल कॉज। अब उस फंडामेंटल कॉज को हम कैसे जान सकते हैं, तो उन्होंने बताया उसकी इंक्वायरी केवल इस पर नहीं होगी कि किसी की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है। If someone is coming for before you and he is saying or he or she is saying that I am suffering from migraine since 10 years, last 14 years, 15 years, है ना, इतने साल से he or she is suffering from migraine, ठीक है। तो अब उस केस में क्या है, he is not suffering from some acute disease, now he or she is suffering from some chronic disease। तो वहां पे कोई उसका कोई एक्साइटिंग कॉज नहीं है सच। एक्साइटिंग कॉज तो ट्रिवियल हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, विच वन इज वेरी ट्रांजिएंट। तो इसके अलावा क्या फंडामेंटल कॉज होगा। अब वो फंडामेंटल कॉज जो उस बीमारी को बना के रखे हुए, वो फंडामेंटल कॉज को हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो वो फंडामेंटल कॉज को या कंसेप्ट को जानने के लिए
उन्होंने कुछ एक एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस बताए। एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस कैसे थे कि उन्होंने 4, 5, 6, 7 तरीके की कुछ ऐसी चीजें बताई कि इनके बारे में आप खोजबीन करो, इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, इनमें से कोई एक ऐसी चीज निकल के आएगी जिससे ये पता चलेगा कि ये बीमारी को बनाए रखने में इनमें से कुछ एक चीजें जो थी वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने सेक्शन 5 को इंट्रोड्यूस किया। सेक्शन 5 में क्या था? एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस थे, दैट इज हैविंग 7 पॉइंट्स, है ना, जो आपसे हमने डिस्कस किए अभी। इसमें से कोई एक बात निकल के आती और वो बताते कि ये बीमारी जो है, या इनमें से कई सारी चीजें निकल के आते पॉइंट, और वो पॉइंट एक बताते कि फंडामेंटल कॉज इसका कौन सा है, क्रोनिक माइजम का कौन सा फंडामेंटल कॉज जो है लगा हुआ है। वेदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये जो है केवल एलोन इससे सफर कर रहा है, इनमें से किसी एक से, और ही सफरिंग फ्रॉम सम मिक्स माइजमेटिक डिजीज, सोरोसिफिलिटिक से सफर कर रहा है, सोरोसाइकोटिक से है, या सोरा सिफिलिस साइकोसिस, तीनों माइजम भी उसमें लर्किंग हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो दोनों को इंट्रोड्यूस किया। पहले क्रोनिक डिजीज को, क्रोनिक डिजीज में पता कैसे लगाया जाए, देन इंट्रोड्यूस सेक्शन 5। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 6। सेक्शन 6 में हनीमैन ने कहा सबसे फर्स्ट वन इज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, सेक्शन 5 एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से कई सारे कभी कभी एफोरिज्म पूछे जाते हैं कि सेक्शन 5 के अलावा भी, सेक्शन 5 तो सबको याद रहता है, इसके अलावा भी बहुत सारे एफोरिज्म पूछे जाते हैं। 94 पूछ लिया जाता है, 81 से पूछ लेते हैं, 208 से, जैसा कि मैंने दे रखा है। इसके बाद आते हैं हम लोग अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर, है ना। अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर का मतलब क्या? एक चीज पूछनी थी सर, ये एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस का मतलब ये नहीं होता क्या कि प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को कोई, तो उसके साथ और भी जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जैसे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है उसके साथ एक और कोई प्रॉब्लम है जुड़ी हुई, तो वो नहीं होता एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस का मतलब? देखो, दो चीजें यहाँ हो गई, तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें दो चीजें हैं, एक्सेसरी सिम्टम और एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस अलग चीज है, जो मैंने 7 पॉइंट बताए। एक्सेसरी सिम्टम क्या है? एक्सेसरी सिम्टम वो है जो पेशेंट जिस कंप्लेंट के साथ में आया है, जब आपने इंक्वायरी किया तो उसके साथ में कुछ और भी कंप्लेंट थी विच इज लेसर नोन टू द पेशेंट, है ना, तो दैट इज नोन एज लेसर एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा क्या क्या होते हैं? एक्सेसरी चीजें कई हो सकती हैं, जैसे एक्सेसरी सिम्टम जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया। सपोज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, जैसे वही पुराना एग्जांपल ले लेते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, ही और शी केम टू यू विद द कंप्लेंट ऑफ माइग्रेन। अब आपने इंक्वायरी करना शुरू किया, देन यू फाइंड आउट कि पेशेंट इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम सम ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ सोर्स और हॉट फ्लशेस, और कुछ इस तरीके का कोई और सिम्टम। ठीक है, उसके पैरों में जलन होती है, उसके हाथों में जलन होती है, उसको जो है थोड़ा सा उसको कॉन्स्टिपेशन लेता है ना, या उसकी नींद पूरी नहीं होती है, या फिर उसको भूख लगती है तो वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब जब आपने इंक्वायरी किया तो कुछ ऐसे भी सिम्टम उसके निकल के आना शुरू। इसके लिए पेशेंट नहीं आया था ना, पेशेंट को ये तकलीफ थी। आपने कई बार देखा भी होगा, व्हेन यू आर टेकिंग केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, देन यू आर टेकिंग मैनी ऑफ द इररिलेवेंट थिंग्स एज फार एज पेशेंट इज कंसर्न। ठीक है, उसको ऐसा लगता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि दीज आर द इररिलेवेंट थिंग्स, मैं तो अपनी कुछ और तकलीफ के लिए आया ना डॉक्टर साहब, अभी जो मुझसे कुछ कुछ अलग अलग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो लास्टली जब फाइनली व्हेन यू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, देन ही आस्क टू यू कि डॉक्टर साहब मेरी जो बीमारी थी, मैं मतलब केवल उसी के लिए आया था, मुझे सिर में दर्द बहुत रहता है, केवल आप उसका देंगे ट्रीटमेंट की, ये आपने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं, आपने लिख लिया कि मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, या मतलब मुझे उन सब चीजों से बहुत तकलीफ नहीं है, मुझे केवल तकलीफ है मुझे माइग्रेन से। तो माइग्रेन जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसकी, है ना, जो चीफ कंप्लेंट है वो माइग्रेन है या हेडेक है। ठीक है, इसके साथ में जो उसको बहुत सारी तकलीफें आपने नोट की, दीज आर द एक्सेसरी सिम्टम्स, है ना, दीज आर द लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स। लेसर एक्सेसरी सिम्टम जैसे हमारे दे रखा है सेक्शन 95 में, जिसके लिए पेशेंट बहुत हैबिचुअल हो गया और उसको वो बीमारी नहीं लगती है, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट डिजीज। ठीक है, तो वो चीज हो गई एक्सेसरी सिम्टम्स। अब दूसरी चीज आती है एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस। एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं कि हमारे साथ में क्या क्या सर्कमस्टांसेस लगे हुए नॉर्मल भाषा में, कि भाई हमारे साथ सर्कमस्टांसेस, हमारे साथ में क्या है कि हम
हम यहाँ रहते हैं, इस जगह जाते हैं, हम बहुत ड्राई एरिया में रहते हैं, हम ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, या हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ जहाँ ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, या मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ डैम्पनेस बहुत ज्यादा होती है। ये मेरे लिए सर्कमस्टांसेस हो गया। मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ पे बहुत फ्रेंडली एटमोसफियर है, मैं ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ फ्रेंडली एटमोसफियर बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसी जगह काम करता हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लेस है, बहुत कॉन्फिडेंशियल प्लेस है, जहाँ पे मुझे काम करते समय बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहुत अटमोस्ट लेवल की होती है, मुझे सारी चीजों की एक कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखना होता है। या मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ बहुत स्ट्रेस है, या मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ बहुत रिस्क है। तो ये चीजें क्या हो गई, ये हमारे सर्कमस्टांसेस हो गए, है ना। वो कैसे होते हैं, वो मोर और लेस सूनर और लेटर दैट विल अफेक्ट फॉर योर हेल्थ, है ना, इवेंचुअली। तो अब ये सारी चीजें हो गई, ये सर्कमस्टांसेस हो गए, ये किसी भी इंसान के आसपास में जो घटित होने वाली जो सामाजिक दैनिक दिनचर्या है उसके उसके उसमें जो चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टांसेस, है ना। आपको मेरी बात समझ में आई, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? यस सर। है ना, कोई डाउट हो रहा है? नहीं सर। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक्सेसरी सिम्टम्स होना एक अलग चीज है और एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस होना अलग चीज है, ठीक है। दोनों में आप कंफ्यूज मत हो, राइट। यस तो सर। नेक्स्ट नाउ कम टू द सेक्शन 6, अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर। अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि जो फिजिशियन है या जो डॉक्टर है उसको प्रिजुडिस नहीं होना है किसी चीज से। प्रिजुडिस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रिजुडिस क्या होता है कि पहले से ही हम अंदाज लगा लेते हैं। जैसे कोई पेशेंट मेरे पास में, पहला पेशेंट जो था वो, या मैं बहुत दिनों से किसी पेशेंट को है मैं देख रहा हूँ कि ना पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल, है ना। तो मेरे पास में ऐसे लास्ट मंथ में ऐसे 10 केसेज आए और मैं एक साल से लगभग मैं 100-200 केसेज देख चुका हूँ हर एक। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मेरे पास जैसे ही कोई केस आया बोला कि मुझे तो ये बीमारी, जस्ट आई क्लिंच द डायग्नोसिस कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब मैंने एक अंदाजा लगाना शुरू किया कि अरे आपको तो जो है ऐसी ऐसी तकलीफ होती होगी, आपको तो कई सारे जॉइंट में आपको दिक्कत होती होगी, ऐसा होता होगा, और आप जब गर्म से वो कर लेते होंगे, थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन देते होंगे तो आपको आराम हो जाता होगा। तो पेशेंट से हाँ 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 सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप मॉर्निंग में उठते होंगे तो स्टिफनेस होती होगी, हाँ होती है, अच्छा सर, गुड 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 गुड, आई अंडरस्टैंड, बट what are suffering from, है ना, what disease you are suffering from। तो आपने एक अंदाजा लगा लिया कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम RA, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक अंदाजा और लगाना शुरू किया कि मैं तो इतने दिन से ऐसा देख रहा हूँ कि और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें तो कोई नहीं, इसमें तो केवल ये एक्स मेडिसिन निकल के आती है और इसी से हमारे बहुत सारे पेशेंट को फायदा हुआ, मैं भी इसको यही दे देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिजुडिस, है ना। आप ऑलरेडी बायस्ड हो गए। बायस्ड हो गए मीन्स कि आप तो पहले बीमारी को लेके बायस्ड हो गए, आप वहीं पे नहीं रुके, आप फिर उसके अलावा फिर क्या हुआ, उसके आप सेंसेशन लोकेशन को लेके भी बायस्ड हो गए। आपने जानना नहीं चाहा कि वो पेशेंट जो है वो सच में वो उसको पॉलीआर्थराइटिस है या सिमेट्रिकल आर्थराइटिस है, या उसको स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या कहीं किसी और पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा, आप उसकी मॉडलिटीज को लेके भी बायस्ड हो गए। आपने कहा कि नहीं आपको तो मॉर्निंग स्टिफनेस रहता होगा, हॉट फर्मेंटेशन से आराम हो जाता होगा, जबकि पेशेंट को ऐसा नहीं था। पेशेंट को जो था वो ठंडे से आराम हो जाता था, तब, है ना। फिर लास्टली आप बायस्ड हो गए कि नहीं ऐसी ऐसी चीजों में तो मैं ये एक्स मेडिसिन देता था और एक्स मेडिसिन दे दी आपने, है ना। तो पेशेंट को ठंडे से आराम होता था, पेशेंट की मॉडलिटीज मॉर्निंग एग्रीवेशन नहीं होता था, मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं था, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ बर्निंग सेंसेशन और काइंड ऑफ स्टिफनेस सेंसेशन और काइंड ऑफ स्टिचिंग सेंसेशन। तो वो आपने सेंसेशन मॉडिफाई नहीं किया अपने हिसाब से, आपने जो आपको पहले से जो आइडियाज थे उसके हिसाब से आगे चलिए। तो दिस इज कॉल्ड प्रिजुडिस ऑब्जर्वर। तो ये क्या होता है कि ये आपको फाइनली लेके चला जाता है कि आप कोई एक मिस्टेक करने जा रहे हैं, है ना। तो फिजिशियन ऑलवेज शुड बी अनप्रिजुडिस, है ना। ये तो बात हो गई एक बात की आप एवरी टाइम whatever disease, whatever patient you are जो भी पेशेंट आपके पास में आ रहा है, किसी भी डिजीज से सफर कर रहा है, whether he is suffering from your previous known disease or from suffering from some new disease, है ना। The physician always should be unbiased, unprejudiced। तो आपको एवरी टाइम उस केस को एक फ्रेश केस की तरह लेना चाहिए। तो फ्रेश केस में आप लेंगे क्या? हम डिजीज की एक पोर्ट्री तैयार करते हैं, पोर्ट्री ऑफ डिजीज। पोर्ट्री ऑफ डिजीज कैसे कलेक्ट करते हैं? पोर्ट्री ऑफ डिजीज कलेक्ट करते हैं हम
आपके पास 3 सोर्सेज होते हैं किसी भी बीमारी को लेने के। सबसे पहला सोर्स क्या होता है, जो पेशेंट आया हम उसी से ले लेते हैं, है ना। तो सिम्टम्स फेल्ट बाय द पेशेंट, सबसे पहला आपने तो वहीं से ले लिया कि जो मरीज जिसको लेके आए थे आपने उससे पूछ लेते हो। फिर आप उसके बाद क्या करते हो, उसके साथ में जो आता है, उसके पेरेंट्स आए हैं या उसकी वाइफ आई है या उसका हस्बैंड आया है या उसके बच्चे आए हैं, आप उनसे भी कुछ कुछ पूछने की कोशिश करते हो कि भाई बताइए, आप बताओ जरा इनके बारे में। आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो या फिर आप उसको सेपरेटली भी पूछ सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द केस कि आपका केस कैसा है, ठीक है। तो आपने वो पूछ लिया। और लास्टली होता है आपका अपना ऑब्जर्वेशन, फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन। तो ये 3 सोर्सेज से हम किसी बीमारी का पता लगाते हैं। पहला सोर्स हो गया पेशेंट का, फिर हो गया अटेंडेंट का, और ये फिजिशियंस का अपना ऑब्जर्वेशन हो गया। तो पेशेंट वाला हम पूछ लेते हैं 84 से 89 में। उसके बाद जो उसके रिलेटिव होते हैं उनसे पूछ लेते हैं हम सेक्शन 93 और सेक्शन 218 के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो हमारा होता है सेक्शन 90 और सेक्शन 213। हम लोग इन सारी चीजों को अलग से अभी आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे 3 सोर्सेज से पोर्ट्री ऑफ डिजीज तैयार हो जाती है। इसके अलावा सेक्शन 6 में ये भी एक दे रखा है फुटनोट में, प्राइमा कॉजा मॉर्बी। प्राइमा कॉजा मॉर्बी का मतलब होता है प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। मॉर्बी का मतलब होता है डिजीज, कॉज का मतलब, कॉजा का मतलब कॉज, और प्राइमा का मतलब प्राइमरी, ठीक। तो प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज क्या होती है, ठीक। तो ये सेक्शन 6 है। नाउ कम टू द सेक्शन 17, सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या है, सेक्शन 7 में क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आता है भाई, है ना। ये वाला क्वेश्चन बनता है और ये तीनों भी बनते हैं कि सोर्सेज क्या क्या है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। नाउ सेक्शन 7, कॉजा ओकेजनलिस। कॉजा ओकेजनलिस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनिफेस्टेड एक्साइटिंग और मेंटेनिंग, एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज, नॉट ऑल, इट इज मैनिफेस्ट एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज, है ना। तो एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज क्या हो सकता है कि जैसे कोई जाता है बाहर, निकलता है, ठंडी हवा जैसी लगती है वैसे उसको जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो अब उसकी ड्यूटी ऐसी है, वो रोज मॉर्निंग में सुबह उठ के जाना है उसको। तो ठंडी हवा लगना इज, एक बार ठंडी हवा लगना इज एक्साइटिंग कॉज, उसको जुकाम हो गया। लेकिन अब लगातार जुकाम बना रहता है, क्यों? क्योंकि रोज सुबह वो अखबार आपके यहाँ डालने, न्यूज़पेपर आपके घर में फेंकने आता है, तो रोज सुबह निकलता है। तो उसको वो जो ठंडी हवा है, नाउ इट इज वर्किंग एज ए मेंटेनिंग कॉज, वो उसकी बीमारी को मेंटेन किए हुए, उसकी बीमारी को बना के रखे हुए। या सम पर्सन है जो है, हु इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, नाउ ही इज डूइंग जॉब in that particular office in which he is having some kind of overtaxations, है ना, some kind of over stress। तो अब क्या, उसकी वजह से उसको जो है हेडेक होता है, he or she is suffering from headache। तो अभी क्या, आपने ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो तो उसी ऑफिस में जाता है जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, टाइम बाउंड काम करना पड़ता है, डेडलाइंस होती हैं उसकी, जिसकी वजह से वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक। तो ऐसे केस में क्या है, वो मेंटेनिंग कॉज की तरह काम करेगा, या उसका सीनियर या उसका बॉस जो है वो उससे बहुत ज्यादा काम लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो मेंटेनिंग कॉज की तरह काम कर रही है चीज, राइट। तो ये कॉज ऑकेजनलिस का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टेड एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज। तो अब टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होगी, जो जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, वो क्या होगा, वो होगा पोर्ट्री ऑफ डिजीज माइनस कॉजा ऑकेजनलिस, ठीक है। बीमारी आपने क्या क्या कलेक्ट की और उसमें से क्या क्या चीजें हमें माइनस कर देनी, हमें इसमें से कॉज ऑकेजनलिस को माइनस कर देना है, कि जो मेंटेनिंग कॉज है उसको हटा देना है, और उसको क्या करना है, उसको हमें सबसे पहले रिमूव कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बना रहेगा और आप अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे आपने देना, ट्रीटमेंट आपने यहाँ देना शुरू कर दिया और ये स्टिल जो है काम कर रहा है, इट इज स्टिल वर्किंग। तो इसको ऐसा नहीं है, इसको सबसे पहले हमें कट डाउन करना है, इसको हटाना है, देन हमें जो है केवल, अब इसको हटाने के बाद बचेगा क्या, केवल टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इसके बेसिस पे जो हमें वो ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो जैसे फुटनोट 1 में हैनीमैन ने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे रिमूवल ऑफ एनी ऑब्स्टिकल, जैसे अगर किसी को स्टोन हो गया है तो भाई आप सबसे पहले उसका स्टोन वहां ब्रेक होना चाहिए, या उसको जो है कोई ऐसा, कोई आंख में कुछ इस तरीके का कोई चीज चली गई है, तो आप जो है वो उसमें से आप उसमें फॉरेन पार्टिकल्स को हटाना चाहिए, या फॉरेन बॉडी को जो है उसमें से हटाओ, तभी उसको आराम होगा। अब आंख में उसके गड़ने जैसे एहसास हो रहा है, तो और आप जो है अपनी मेडिसिन देते चले जा रहे हो, है ना, तो उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके आंख में तो कोई कंकड़ या कोई पत्थर चला गया या कुछ ऐसी चीज चली गई जिसकी वजह से उसको गड़ रहा है। जब तक वो आप निकालोगे नहीं तब तक वो फायदा नहीं करेगी।
है ना, या फिर क्या है कि रूम में कुछ इस तरीके का कोई परफ्यूम रखा हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टेंटली स्नीजिंग शुरू हो जाती है, पेशेंट इज लिटिल बिट एलर्जिक टू दैट परफ्यूम और दैट सम स्मेलिंग सब्सटेंस, तो उस केस में क्या है कि आप जो है आप केवल उसकी छींकों का इलाज कर रहे हो, आप केवल उसकी इसके राइनाइटिस का इलाज कर रहे हो, तो उसमें वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दैट स्मेलिंग बॉटल और दैट पर्टिकुलरली एलर्जन जिससे वो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, तो वो उसको आप जस्ट यू हैव टू रिमूव इट एंड देन यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, राइट। तो ये होता है कॉजा कैजनलिस। तो इसको ही फुटनोट 1 में कहा गया, रिमूवल ऑफ एनी ऑब्स्टेकल लाइक क्रश द वेसिकल कैलकुलाई एंड फॉरेन बॉडी एंड, राइट। इसके बाद फुटनोट 2 में क्या है, फुटनोट 2 इज टेलिंग दैट इज व्हाट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपने पूरा केस नहीं लिया है, जस्ट यू सिंगल आउट सम सिम्टम्स, है ना, जैसे बहुत सारे सिम्टम्स है उसमें से आपने 1 या 2 4 सिम्टम 5 सिम्टम ले लिए और आपने केवल उनको टारगेट करते हुए मेडिसिन दे दी, तो दिस इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, है ना। और जैसे कि एंटीपैथिक में क्या होता है कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, वो सिंगल आउट करते हैं सिम्टम्स को, जैसे बहुत सारे सिम्टम है तो उसमें से सिंगल आउट कर लिया कि हाँ ठीक है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, है ना, तो अब हम क्या कर दिए, एक ऐसी मेडिसिन दे देंगे जिससे डायरिया चेक हो जाए, ठीक। या पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, उसको दर्द हो रहा है, वेदर इट इज माइल्जिया, है ना, या उसको सच में कुछ इन्फेक्शन हो गया है या कुछ और भी चीज हो गई है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या करना है कि उसको जो दर्द हो रहा है उसके लिए हम जस्ट वी आर गिविंग एनाल्जेसिस, है ना, एनाल्जेसिक दी और उसके बाद उसका दर्द आराम हो गया। इसको कहते हैं कि सिंगल आउट करना है, इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना, कि उसको कोई बीमारी है, बीमारी इसमें वैसे हमने 2 या 3 सिम्टम निकाले और 2-3 सिम्टम को टारगेट करते हुए कोई मेडिसिन दी थी, सो दिस इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। देन व्हाट वी supposed to do, we are doing symptomatological treatment, है ना, हमारा ट्रीटमेंट जो होता है that is not symptomatic, we are doing symptomatological treatment। symptomatological क्या हो गया, symptomatological हो गया कि जो लॉजिकल जो कलेक्ट आपने कंबाइन किया सिम्टम्स को, लॉजिकल कंबाइन करने के बाद उसकी एक टोटलिटी इरेक्ट की, देन यू आर गिविंग द ट्रीटमेंट फॉर द होल डिजीज, फॉर मतलब टू द पर्सन, है ना, तो इसको कहते हैं सिम्टोमेटोलॉजिकल। यू आर नॉट डूइंग सिंगल आउट द सिम्टम, आप केस में से कोई ऐसा नहीं कर रहे हो कि 4 सिम्टम आपने निकाल लिए, 5 सिम्टम निकाल लिए और आप उसके बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट देने जा रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 8 में ह्यू फ्लेंड जो थे वो हैनीमैन के साथ के कॉन्टेम्परेरी फिजिशियन थे और उस समय का एक जर्नल भी बहुत निकालते थे जिसमें हैनीमैन के बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होते थे। हैनीमैन के वो दोस्त भी थे, हैनीमैन के कई बार ऐसा होता हम लोग सोचते हैं कि ह्यू फ्लेंड जो थे वो हैनीमैन के दोस्त नहीं थे, वो जो है होम्योपैथी के अगेंस्ट थे, ऐसा नहीं था। ह्यू फ्लेंड वाज फ्रेंड ऑफ हैनीमैन और वो जो जर्नल उस समय निकलता था उसमें बहुत सारे आर्टिकल जो है वो हैनीमैन के पब्लिश होते रहते थे एट दैट टाइम। तो उन्होंने एक बात कहा कि होम्योपैथी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द सिम्टम, है ना। ह्यूफ्लैंड ने कहा कि वहां क्या होम्योपैथी क्या करती है, इट कैन ओनली रिलीव द सिम्टम बट डिजीज रिमेन एज सच, ठीक है। तो वहां पे उसका कहने का मतलब था कि आप जब होम्योपैथ कोई ट्रीटमेंट देता है तो सिम्टम तो रिमूव हो जाते हैं, सिम्टम तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन डिजीज जो अंदर है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, जिसको कंडेम किया हैनीमैन ने। और उन्होंने कहा कि नहीं, केवल एक ही चीज होती है, डिजीज कैसे रिफ्लेक्ट होती है, वो सिम्टम्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम सिम्टम्स को रिमूव करते तो डिजीज एज सच भी रिमूव हो जाती है वहां पर। सो रिमूवल ऑफ द सिम्टम इज द रिमूवल ऑफ डिजीज। और ह्यूफ्लैंड ने ऐसा क्यों कहा फुटनोट में, उन्होंने कहा कि दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ होम्योपैथी। दूसरा चीज था कि ह्यूफ्लैंड स्टिल एट दैट टाइम ही होल्ड्स द नोशन ऑफ मेटेरियलिस्टिक व्यू। मेटेरियलिस्टिक व्यू का मतलब क्या होता है, वो मानता था कि कोई मैटर, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से बीमारी है। इन्होंने क्या किया, बस रिफ्लेक्शन को बंद कर दिया, बीमारी तो ऐसा चाहिए वहां पे, वो मेटेरियल कॉज तो अभी भी बना हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन 8 में आया था। तो इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये ह्यूफ्लैंड वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है कि वो किस वजह से वो ऐसा बोले थे, है ना। तो इट इज पार्टली प्रोग्रेस ऑफ होम्योपैथी, दूसरा मेटेरियलिस्टिक नोशन भी अभी तक उनके मन में वही चीज थी। अब सेक्शन 9 जो होता है, ये सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स, सो रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, है ना। क्या होता है वाइटल फोर्स, क्या होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, अपने आप से चलने वाली चीज है, ठीक है। इसको कोई एनिमेट नहीं करता, ये ऑटोक्रेटिक वे में ही काम करती है, अपने आप से खुद से ही काम करती है। दूसरी क्या है, डायनेमिक है,
कोई ऐसा मेटेरियल कोई चीज नहीं है कि कोई ऐसी मशीनरी लगी हुई है या कोई छोटी सी ऐसी चीज लगी हुई है जिसकी वजह से पूरी, सब कुछ क्या है वो डायनेमिक वे में काम करती है। दैट इज थर्ड वन इज एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी, खुद डायनेमिक है लेकिन जो बॉडी है, जो मटेरियल बॉडी है उसको एनिमेट करती है। चौथा है रूल्स विद द अनबाउंडेड स्वे, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है किसी के अंडर में काम कर रही हो या किसी और चीज से एनिमेट हो रही हो, ऐसा नहीं है। अनबाउंडेड स्वे के फॉर्म में काम करती है, रूल्स विद द अनबाउंडेड स्वे। एंड लास्ट वन इज इट इज ऑल पार्ट इन द हार्मोनियस मैनर, जो सारे हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट ऑफ द बॉडी है, उन सारी चीजों को एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखती है, एक होमियोस्टेसिस मेंटेन रखती है कि सारे जो ऑर्गन्स हैं, सारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो एक हार्मोनियस मैनर में काम करें। ठीक है, मतलब सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए काम करें, हार्मोनियस वे में काम करें। ऐसा ना हो कि कोई एक पार्ट काम कर रहा है तो दूसरा काम नहीं कर रहा है या दूसरा उसके अगेंस्ट काम कर रहा है कुछ, या इस तरीके से कोई एक बॉडी जो है वो हेल्थ के डायरेक्शन में काम कर रही है तो कुछ एक जो है वो डिजीज वे में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। नाउ सेक्शन 10 में क्या है कि पावर ऑफ वाइटल फोर्स करती क्या है, इसके 3 फंक्शन है, दैट इज फीलिंग, एक्टिविटी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। फीलिंग क्या है कि आप जानते ही हो कि हमारी बॉडी क्या फील करती है ठीक है, किसी भी बाहर एक्सटेनियस सब्सटेंस को या एक्सटेनियस इन्फ्लुएंस को, है ना, वो सबसे पहले फील करना, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे फिर आपका जो है चाहे तनाव हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, सारी चीजों को क्या करती है, फील करती है। देन एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी क्या है कि सबको बॉडी पार्ट्स को हार्मोनियस मैनर बना रखते हैं और सब एक मोशन में रहते हैं, एक एक्टिव में रहते हैं, या जो भी हमने फील किया उसके अगेंस्ट फिर हम एक रिएक्शंस देते हैं, एक एक्टिविटी फॉर्म में रहती है, मतलब इन मोशन रहती है। और थर्ड वन क्या है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब जो भी सामने का एक्सटेनियस इन्फ्लुएंस मिला, है ना, उससे वो अपने आप को क्या करती है, प्रिजर्व करती है, वेदर इट इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। जो भी एक्सटेनियस इन्फ्लुएंस मिला उससे क्या करेगी, वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखती है, प्रिजर्व करके रखती है कि नहीं भाई इसमें हमें बीमार नहीं होना है। क्योंकि आप किसी भी कॉज से कोई पर्सन जो है वो सिक हो सकता है ना, चाहे बहुत ज्यादा खुशी की वजह से हो गया हो, चाहे बहुत दुख की वजह से है, या कुछ बहुत ट्रॉमा हो गया उसको, या कोई मेंटल ट्रॉमा हो गया, या फिजिकल ट्रॉमा, मतलब किसी भी काइंड के इस तरीके की कोई चीज हो गई है, या जैसे हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग शुरुआत में साइंस पढ़ते थे कि बहुत ठंड पड़ती है तो बॉडी स्टार्ट्स शिवरिंग, है ना, खूब ठंड मतलब खूब शिवर करने लगती है, जिससे कि अंदर से उसके लिए जो है थोड़ा हीटअप करती है अपने आप अपनी बॉडी को, जिससे कि वो ठंड से अफेक्टेड ना हो। या जब बहुत गर्मी पड़ती है तो इट स्टार्ट स्वेटिंग, बॉडी स्टार्ट करती है स्वेटिंग शुरू कर देती है। तो ये क्या है, ये है सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन किया जाए, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाए, अपने स्वास्थ्य को जिस स्थिति में है उसमें बनाए रखा जाए। सो इन फुटनोट में क्या है कि इफ इन एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स, इफ मतलब जैसे वो स्पिरिट जैसी जो भी वाइटल फोर्स है, तो अगर वो नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स ऑर्गेनिज्म इज डेड, है ना। कभी कभी होता नहीं कि बॉडी पार्ट्स तो आपके वैसे के वैसे ही हैं, जैसा ब्लड था वो भी ब्लड आपका जितने लीटर ब्लड पहले था वो उतने लीटर ब्लड अभी भी बॉडी में है ना, बॉडी के पार्ट भी सारे उसी जगह अपने, हार्ट भी है, लिवर भी है, किडनी भी है, ब्रेन भी है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन स्टिल द पर्सन इज डेड। व्हाई इज डेड और शी इज डेड? क्योंकि अब उसमें जो है, अब जो उसको जो एनिमेट करने वाला जो फोर्स था वो उसके अंदर नहीं है ना। तो इस वजह से सारे पार्ट्स होने के बावजूद भी अब जो है वो जो पर्सन है वो अब लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है ना। तो in absence of vital force organism is dead and it decays and resolves into its chemical constituents। तो जिससे वो मिलके शरीर बना है उसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट में पुराना टूट के फिर से वापस उसी में मिल जाता है। ठीक है, सो इट इज इन सेक्शन 10। नाउ वाइटल फोर्स इन डिजीज इन सेक्शन 11। इसमें क्या है कि डिजीज, वाइटल फोर्स डिजीज में किस तरीके से रिएक्ट करती है, और यहाँ पे हैनीमैन ने नहीं, यहाँ पर जो है रॉन्गली मेंशन हुआ है फुटनोट में मैटीरिया पिकेंस। तो कई बार क्वेश्चन आता है मैटीरिया पिकेंस किस में दे रखा है, तो वो आपको जवाब अगर 11 ही दे रखा है उन्होंने तो आपको 11 देना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो है मैटीरिया पिकेंस जो है वो फुटनोट 13 में दे रखा है। मैटीरिया पिकेंस का मतलब क्या होता है, मैटीरियल कॉज ऑफ द डिजीज।
ठीक है। मटेरियल पिकेंस का मतलब होता है मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज। तो सेक्शन 11 का एफोरिज्म 11 का जो है वो फुटनोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लिखा है नॉन लीनियर कंसेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट, कोई बताएगा कि नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई बताओ भाई जल्दी से, नॉन लीनियर कंसेप्ट क्या होता है? नहीं पता? ओ सर, देखो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। कॉज और इफेक्ट का मतलब है कि कोई चीज, कोई कोई एक पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट की वजह से कोई एक सर्टेन बदलाव आए, है ना। तो जो सीधे सीधे होते हैं, जैसे सपोज जैसे आपने कोई वेसल को आपने गैस पे रखा, गर्म किया और वो गर्म हो गया, दिस इज, ये क्या हुआ, ये कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या हुआ कि नीचे से आपने उसको जो हीट किया और उसकी वजह से ये गर्म हो गया, ये कहलाता है, ये हो गया लीनियर कॉन्सेप्ट। लीनियर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट लीनियरली जो है वो मतलब अरेंज्ड है, लीनियरली पॉजिटिव है। लीनियरली पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, नीचे से हमने गर्म किया उसको, वेसल को गर्म किया, वेसल गर्म हो गया, ठीक है, हमने उसको बंद किया और वो गर्म हो गया, ये लीनियर कंसेप्ट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, अब इसके अलावा क्या होता है, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब आप कॉज एंड इफेक्ट को जो है किसी एक डायरेक्ट फैशन में, डायरेक्ट मैनर में आप उसको कोरिलेट ना कर सकते हो, लेकिन स्टिल कारण वही है ना, कारण वही है। जैसे 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 मान लो किसी ने कोई घटना घटित हुई, आपके अपने लाइफ में या आपके फैमिली मेंबर में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और आप उससे अफेक्टेड हो गया या कोई पर्सन बहुत अफेक्टेड हो गया और उसके बाद वो बीमार पड़ गया। अब इसमें क्या है, इसमें उसको क्या हुआ है, उसका कोई आप सीधा सीधा रिलेशन नहीं है उसमें, उसके घर में कोई घटना घटित हुई और उसकी वजह से वो आज बीमार पड़ गया, शांत हो गया, चुपचाप हो गया, या बुखार आ गया, या उसकी तबीयत खराब हो गई, या उसको एक छोटा सा एक बहुत बहुत सीरियस कंडीशन में एक एक्यूट अटैक आ गया, एक MI आ गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, एक अटैक, हार्ट अटैक का एक एपिसोड आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कंसेप्ट जो है वो नॉन लीनियर है। मतलब क्या है कि एक सीधी सीधी उसको आप नहीं बता सकते, एक डायरेक्ट फैशन में नहीं है, एक सीधी रेखा के माध्यम से आप नहीं बता सकते हो कि भाई ये घटना हुई और इसकी वजह से ये हो गया, लेकिन हुआ इसी वजह से है, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है। जैसे जैसे पीछे पीछे से आप लोगों को किसी की आवाज आ रही है, एक थोड़ा सा। हाँ, तो अब जैसे एक एग्जांपल और दे रहे हैं कि जैसे जब जो मून होता है, जो उसके मून के कुछ इफेक्ट होते हैं समुद्र में, जैसे हम लोग देखते थे, उसको बचपन में पढ़ते थे, टाइडल वेव्स आती हैं, जो जिसको हिंदी में पढ़ते हैं ज्वार भाटा होना। ज्वार भाटा मतलब कि जो लहरों में खूब ऊंचाई आना, फिर वो वापस का जाना, है ना, इस तरीके की टाइडल वेव्स होती थी। तो वो कहते थे वो मून के इफेक्ट से होती है। अब चंद्रमा इतनी दूर है, वहां पे इतनी उसका डिस्टेंस है, इतना जो हम लोग पढ़ते थे कि इतनी दूर है, वहां पे इतने लाइट ईयर्स, इतना टाइम लगता है उसको। तो वहां से ऐसा वो क्या इफेक्ट डालती है जो समुद्र की लहरों पे, जिसमें वो उसमें बदलाव आते, चेंजेस आते। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन लीनियर। ठीक है, इसमें क्या है कि डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, सामने सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई बात चीज नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इट हैज सम रिलेशनशिप। ठीक, तो फुटनोट 6 में यही, यानी मैंने यहाँ थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि ये जो है नॉन लीनियर कंसेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट में कहते हैं कि कोई किसी के कारण जो है वाइटल फोर्स अफेक्टेड हुआ, है ना, और वो ड्रेंज वाइटल फोर्स के कारण बीमारी हुई, लेकिन आपको सीधे सीधे वो सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन लीनियर कंसेप्ट किसमें दे रखा है। सर इसे डायनामिक कॉन्सेप्ट भी तो कह सकते हैं। हाँ, तो है ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट, कह नहीं सकते हैं, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट ही है। ये डायनेमिकली जो चीजें हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है ना, जो चीजें आपस में जो है वो इंटर रिलेटेड है, डायनेमिकली इंटर रिलेटेड है। सो इट हैज नो पॉजिटिव कोरिलेशंस, है ना, पॉजिटिवली कोरिलेशन आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इससे भी अच्छा वर्ड यही है कि वो लीनियर आपका रिलेशन कोई मेंटेन नहीं हो रहा है, सीधा सीधा कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं कि जैसे सपोज अभी इसी को मान लिया जाए कि जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ
लेकिन आपको इतनी दूर आप बैठे हो, कई किलोमीटर यहाँ दूर बैठे हो, मेरी आवाज आपको आ रही है, उसी फ्रीक्वेंसी में आ रही है, उसी पिच में आ रही है, वैसी आवाज में कभी आपके सामने आके बोलूंगा तो आप पहचान जाओगे उस आवाज को। लेकिन ये आवाज आखिर यहाँ से कैसे चली गई? ना तो यहाँ से कोई वायर है, ना कोई कनेक्शंस हैं, या कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, या फिर कुछ ऐसी भी चीज नहीं है जिससे हम कोई चीज को हमने ऐसा ऐसा अरेंज कर दिया गया है कि अगर ऐसा भी किया होता तो किसी एक के पास जाती, लेकिन सबके पास जा रही है, सारे लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? एक नॉन लीनियर कंसेप्ट है ना। नॉन लीनियर कंसेप्ट क्या है कि यहाँ से कुछ ऐसी हैं जो वेव्स हैं, वेव्स जाती हैं सैटेलाइट में, फिर वो आ गई और उसके बाद फिर से मॉडिफाई होके सारे लोगों के पास में एट द सेम टाइम सबके पास में पहुंच गई। सो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर कंसेप्ट, है ना। तो Okay, जो sir. आप कह रहे हो ना वो डायनेमिक कंसेप्ट है, तो वो उसी चीज को वो बताना चाह रहे हैं कि ये डायनेमिसिटी है, जैसे मून की डायनेमिसिटी है कि वो नीचे इफेक्ट करती है इस तरीके से, है ना। या जैसे जैसे पृथ्वी, जैसे उन्होंने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ ये जो और बाकी प्लैनेट्स हैं जो वो घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है उनके आसपास, तो वो कोई मटेरियल कॉज की वजह से नहीं घूम रही है, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि कुछ कोई कोई धागा या कोई रस्सी बंधी हुई है तो घुमाया जा रहा है उसको, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रही हैं, है ना, रिवॉल्व कर रही हैं। तो वो किस वजह से कर रही हैं कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डायनेमिक फोर्स है उसके अंदर कि जो आपस में एक दूसरे को एक मोशन में बना के रखे हुए है ना। तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर कंसेप्ट या डायनेमिक फोर्स, है ना। नाउ कम टू द सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या है कि मॉर्बिड वाइटल फोर्स अलोन प्रोड्यूस डिजीज, है ना। जो वाइटल फोर्स होता है वही पहले बीमार पड़ता है, उसके बाद वो डिजीज प्रोड्यूस करता है। डिजीज कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय द एक्सप्रेशन ऑफ मॉर्बिड फिनोमेना, एंड लास्टली आफ्टर डिसअपीयरेंस ऑफ मॉर्बिड फिनोमेना हेल्थ इज रीस्टोर्ड। अब एनीमैन ने फुटनोट में कहा कि अब ये जानना जरूरी नहीं है कि कैसे हुआ, नहीं तो अदरवाइज आप ही पूछोगे कि कैसे वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ, सबसे पहले तो आप यही बताओ, हमें तो वाइटल फोर्स ही नहीं दिख रहा है, और आप तो कह रहे हो वाइटल फोर्स बीमार भी हो गया। वाइटल फोर्स बीमार हुआ इसीलिए बॉडी बीमार हो गई, और बॉडी ने सिम्टम प्रोड्यूस किए, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन वाइटल फोर्स कैसे बीमार हुआ ये पहले बताओ। वाइटल फोर्स बीमार हुआ तो उसने बॉडी को कैसे इस तरीके से सिम्टम प्रोड्यूस करा, ये बताओ। तो एनीमैन ने कहा कि इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज कैसे बीमार हुई या कैसे उसने सिम्टम प्रोड्यूस किए। तो हाउ वाइटल फोर्स प्रोड्यूसेस डिजीज हैज नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी, है ना। दिस इज सिमिलर एज इट इज इन सेक्शन 29 द मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी, कि हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस, ये कोई जानना बहुत जरूरी नहीं है, राइट। So now come to the section 13, the material peakance. It is the material cause of the disease. I already discussed. Now come to the section 14. Section 14, Hahnemann said what is curable and what is incurable. So whatever disease is curable, it always manifested itself by the production of symptom and sign. ठीक है, तो any disease which is incurable, कौन सी होगी incurable? जो अपने सिम्टम या साइन को प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कभी कभी क्या होते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं देती हैं आपको, है ना। कुछ भी ऐसे सिम्टम नहीं देते हैं, कुछ ऐसे साइंस भी नहीं देती हैं जिसको आप देख के परसीव कर पाओ। तो ऐसी बीमारी क्या होती है? दैट इज इनक्यूरेबल। और ऐसी बीमारियां जो फुल ऑफ सिम्टम्स होती हैं, जहाँ फुल ऑफ साइंस होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, दैट इज ऑल क्यूरेबल। तो हैनीमैन ने इसको दो में क्लासिफाई किया कि कैसे कोई फिजिशियन पहचाने कि what disease is curable and which disease is incurable, है ना। Now section 15 में कहा है, जैसे अब किसी ने कहा कि अगर वाइटल फोर्स है मेटीरियल बॉडी, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? कहा कि डेफिनेटली ये दो अलग अलग है, वाइटल फोर्स मेटीरियल बॉडी अलग अलग है, लेकिन ये दोनों मिलके एक ही यूनिट बनाती हैं, ये सिंगल यूनिट है, ये कोई अलग अलग ऐसी चीज नहीं है। वाइटल फोर्स एंड मेटीरियल बॉडी बोथ टुगेदर टू मेक आउट ओनली वन यूनिट, ए सिंगल यूनिट, है ना, एक यूनिट बनाती है। तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन यूनिट किस में दिया है? इट इज गिवन इन सेक्शन 15 में, और सेक्शन 14 में कि ऑल द क्यूरेबल डिजीज मेक देमसेल्फ नोन बाय साइन एंड सिम्टम्स, ये भी इसमें है। सेक्शन 13 में मेटेरियल पीकेंसी, इसमें से भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। Sorry. Now section 16, spirit like vital force can only be reached and affected by the similar affections, ठीक है। ये सिमिलर अफेक्शन से ही जो स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स है, मतलब जिसमें क्या है, कोई वजन नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, इट इज डायनेमिक, है ना। तो ये केवल सिमिलर अफेक्शन से ही
अफेक्टेड हो सकती है। इसका फुटनोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 6th एडिशन में एडिशन किया गया था। इसमें क्या है, 6th एडिशन के फुटनोट में क्या है कि नो मेडिसिन फॉर इमेजिनेटिव डिजीज, जो बनाई गई बीमारियां हैं, है ना, जो एज सच बीमारी कोई नहीं है, जो होता नहीं कि जैसे कभी कभी पेशेंट जो होते हैं वो बना के ले आते हैं, उनको कुछ इस तरीके की कोई बीमारी नहीं होती है सच को, बट उनके इमेजिनेशन में होती है, उन इमेजिनेटिव डिजीज के लिए यू शुड प्रिस्क्राइब नो मेडिसिन एट ऑल, राइट। देन सेक्शन 17 में क्या है, रिमूवल ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। टीओएस का मतलब है यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने बना दिया है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि टीओएस लिखा जाए, आप लोग मत लिखना है इसको, आपके समझाने के लिए बस। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम, सो रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इसमें से ही जैसे मैंने कहा था कि देखो यहाँ लिखा हाईएस्ट सोल, है ना, हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, हाई एंड ओनली मिशन सेक्शन 1 में। तो इसको जो है यहाँ पे आप डिफरेंशियल एफोरिज्म है ये, कि सेक्शन 1 में क्या है और सेक्शन 17 में क्या है, ये आप अलग रखना। दूसरा इसका फुटनोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा है मोरल मेडिसिन। व्हाट इज मोरल मेडिसिन? मोरल मेडिसिन का मतलब होता है जो आप साइकोथेरेपी देते हैं। साइकोथेरेपी कैसे देते हैं, जैसे कोई किसी को बुरा सपना आ गया, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया, या किसी को जो है बहुत कोई सुपरस्टिशियस हो गया कि भूत प्रेत आ गए उसको, या फिर क्या है कि कभी किसी को क्लास में बहुत डांट दिया गया, बहुत उसको बहुत इंसल्ट फील हो गई, या कभी किसी को क्या एक इमेजिनेशन में आ गया कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, या मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना, या मेरा बच्चा तो फेल हो जाएगा, या मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा, या मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा। ये सारी चीजों में क्या करते हैं, मोरल मेडिसिन देते हैं। मोरल मेडिसिन का मतलब क्या है, समझाना बुझाना सारी चीजें। इसको आज के टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि साइकोथेरेपी देते हैं, है ना। तो साइकोथेरेपी इज वेरी ब्रॉड टर्म, साइकोथेरेपी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, वो आप लोग कभी शायद आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी फोकस थेरेपी दी जाती है, सीबीटी दी जाती है, अलग अलग तरीके की साइकोथेरेपीज दी जाती है। हम लोग उसको मोटे तौर पे ही जानते हैं कि बस कि हम ऐसे पेशेंट को ऐसे डील करेंगे, ऐसे पेशेंट को ऐसे डील करेंगे, ये 225 का पेशेंट है, ये 224 का पेशेंट है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब यहाँ पे मोरल मेडिसिन का मतलब है कि आप यू आर गिविंग साइकोथेरेपी, है ना। और ये वाला लास्ट आपको बता दिया कि डिफरेंशियल एफोरिज्म कौन सा है। Now section 18 में है टोटलिटी ऑफ सिम्पटम इज द सोल गाइड टू द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। सेक्शन 18 में ही जो है वो दे रखा है अकम्पनिंग मोडालिटीज, है ना। मैंने आपसे एक बार अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि अकम्पनिंग मोडालिटीज यहाँ पे उन्होंने 6th एडिशन में बोल दिया एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, दीज आर द एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, बट इन द 6th एडिशन हनीमैन सेड इट एज ए अकम्पनिंग मोडालिटीज। उसके साथ साथ क्या क्या तकलीफें हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम के साथ साथ क्या क्या और भी चीजें उसके साथ में लगी हुई हैं। सो इट इज कॉल्ड इन द 6th एडिशन एज ए अकम्पनिंग मोडालिटी। नाउ नॉलेज ऑफ मेडिसिन, है ना, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा नॉलेज ऑफ मेडिसिन कौन सी थी, सेकंड क्वालिटी। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ मेडिसिन यहाँ कौन सी पढ़ेंगे, सेक्शन 19 to 21। सेक्शन 19 में क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिजीज, मेडिसिन एंड क्योर। ठीक है, तो डिजीज क्या होती है, दैट इज अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक, इसके बाद क्योर क्या होता है, क्योर हैनीमैन सेड दैट चेंज इन द हेल्दी कंडीशंस फ्रॉम सिकनेस, है ना, जो सिकनेस से फिर से हेल्थ में आना, दैट इज क्योर। लेकिन क्योर की डेफिनेशन हैनीमैन ने भी दी है, वो हैनीमैन ने डेफिनेशन दी है मेटिया मेडिकोप्योरम एंड चाइना में। हम लोगों से बहुत हमारे सर पूछा करते थे जब हम लोग एमडी कर रहे थे एनआईएच में, तो क्योर की वहां डेफिनेशन उनके हिसाब से रिकवरी विच इज अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग्स। ठीक है, आप ठीक हो गए लेकिन इसके बाद में कोई आफ्टर सफरिंग्स नहीं बची गई है। ऐसा नहीं है, ना तो किसी मेडिसिन के कारण आप बीमार हो, ना पुरानी बीमारी है जो उसके कारण अभी आप तकलीफ में हो। जैसे कहते नहीं कि हाँ अभी तो कमजोरी रहेगी, अभी तकलीफें रहेंगी, ऐसा नहीं है। when we are giving homeopathic treatment and if the patient is cured, so cure should be the undisturbed by after sufferings, है ना, उसकी जो पीछे बीमारी है उसकी वजह से अब कोई उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। Then come to the medicines. What are the medicines? The medicines are those forces which is possessing the power to change the state of health, है ना, जो हेल्थ की कंडीशन को ऑल्टर कर दे, जो हेल्थ की कंडीशन को चेंज कर दे, उसको कहते हैं मेडिसिन। ठीक है, सो सेक्शन 20 में क्या है, द पावर ऑफ मेडिसिन कैन, अब इसकी पावर जो मेडिसिन है उसकी पावर को पहचानेंगे कैसे,
तो उसकी पावर को पहचानने का केवल एक तरीका है, दैट इज बाय द वे ऑफ ड्रग प्रूविंग। आप क्या करेंगे? ड्रग प्रूविंग करेंगे, ठीक है। तो अब ड्रग प्रूविंग करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन क्या क्या, जो हमने जैसे पढ़ा था कि मेडिसिन क्या होती है, वो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करती है। तो अब स्टेट ऑफ हेल्थ को उसने किस वे में चेंज किया है, वो पता चल गया हमें ड्रग प्रूविंग से। अब इसके बाद में उसकी क्यूरेटिव पावर क्या होगी, किसी मेडिसिन की क्या क्यूरेटिव पावर होगी। तो जो उसने स्टेट ऑफ हेल्थ जो चेंज की थी बाय द वे ऑफ ड्रग प्रूविंग, दैट इज ओनली द क्यूरेटिव पावर ऑफ दैट मेडिसिन और ड्रग। सो इट इज गिवन इन सेक्शन 21, that is disease producing power of medicine is the actually its curative power. अब हमें सर मेथड, हाँ सर बताओ। जैसे उसको पेशेंट ठीक हो गया, हमने मेडिसिन दी, तो वो प्रॉब्लम उसको दोबारा नहीं आएगी, तब क्यों मानेंगे? मतलब आगे भी कभी लाइफ में उसको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं 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 आएगी? नहीं, हाँ वही वही चीज, जैसे जैसे हम लोग को बचपन में लगता था कि नहीं कभी उसको लाइफ में ऐसा नहीं आएगी, नहीं ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लाइफ में उसको दोबारा आ ही सकती है, क्यों नहीं आ सकती है। जैसे पेशेंट को, जैसे आपने बुखार है, बुखार की उसको दवा दे दी, बुखार उसका ठीक हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि अब इसको लाइफ में कभी अब बुखार नहीं आना चाहिए तभी हम क्योर मानेंगे, ऐसा नहीं। ये क्रॉनिक तो डिजीज उसका में, जो है, क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है अगर कोई, नहीं नहीं नहीं, जो आज जो उसको बीमारी, आज जो उसका एपिसोड आया है वो ठीक हो गया उसको, लेकिन दोबारा से अगर फिर से उसको फिर से अगर कोई ऐसा एक्साइटिंग कॉज मिल जाएगा तो फिर से वो बीमार पड़ जाएगा, है ना। लेकिन कभी आपने देखा, इसको रिलैप्सिस नहीं कहते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन जैसे रहती है, इसको कहते हैं कि रिकरेंस होना, है ना। किसी चीज का रिकरेंटली अफेक्टेड हो जाता है, जैसे पेशेंट इज रिकरेंटली अफेक्टेड फ्रॉम द, या पेशेंट इज हैविंग टेंडेंसी टू टेक कोल्ड इजीली, है ना, टू कैच कोल्ड इजीली। क्या होता है उसमें कि जैसे ही पेशेंट कभी किसी ऐसे एक्सपोजर में आता है, वो इजीली अफेक्टेड हो जाता है, उसको उसको फीवर हो जाता है, उसको कोल्ड कोराइजा हो जाता है ना। ये क्या हुआ, उसके रिकरेंसेज हुए। लेकिन कोई एक बीमारी है, किसी भी एक सर्टेन बीमारी से वो पीड़ित है, कोई क्रोनिक बीमारी है या उसको हेडेक ही है, वो सर्टेन काइंड ऑफ हेडेक, उसको आपने ट्रीटमेंट दिया, आराम हो गया, उसके बाद फिर से वो आ गया, फिर से कुछ दिनों बाद आ गया कि नहीं मुझे तो मेरे तो फिर से वैसी दर्द शुरू हो गया, फिर से आपने ट्रीटमेंट दिया, फिर से आ गया वो। तो ये क्या है कि उसको रिलैप्सेस होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो पेशेंट हो रहा है वो क्योर नहीं हो रहा है, वो बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही है, वो किसी एनी हाउ वो सप्रेस हो जाती है थोड़े समय के लिए, पैलिएट हो जाती है, लेकिन वो बाद में कुछ समय बाद फिर से आ जाती है। और सर अगर ठीक है। रिलैप्सेस ना भी हो रहे हो, लेकिन जैसे मतलब पेशेंट ठीक हो गया क्रॉनिक डिजीज में, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको वो अगर वो एक्सेसिव सर्कमस्टांस मिली, उसको वही एटमॉस्फेयर मिला जिसकी हम्म, वजह से वो बीमार हुआ था, तो फिर हम्म, वो आ गई, अगर प्रॉब्लम दोबारा आएगी फिर, अगर वो दोबारा बिल्कुल ठीक नहीं हो दोबारा गया आ तो? जाएगी, दोबारा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो अगर 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 उसके साथ में वो फैक्टर फिर से लगेंगे, है ना, लेकिन वो अभी उसमें ट्रीटमेंट का वे क्या है कि अगर वो फैक्टर वो दोबारा से फिर उसको लगते हैं, तो राइट वे क्या है कि होम्योपैथी से अगर उसका ट्रीटमेंट हुआ है तो वो इतनी इजीली अफेक्टेड नहीं होगा उनसे, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट के बाद द पर्सन और द पेशेंट इज एक वेल अडेप्टेड हो जाता है टू टू दैट एनवायरमेंट, है ना, जिससे वो इजीली अफेक्टेड हो रहा था। लेकिन अगर वो उसको लॉन्ग टर्म में फिर से लगी रहेंगी वो सारी चीजें, सपोज आपने किसी का इलाज कर दिया, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो फिर से उसी घर में गया जहाँ रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ बहुत स्ट्रेस का माहौल है, जहाँ जहाँ ह्यूमिलिएट भी किया जाता है। मान लो कोई लेडी आपके पास में आई है, तो उसको रोज उसका हस्बैंड मारता पीटता है, ड्रिंक करता है, रोज मारता पीटता है, उसको तकलीफें देता है, तो क्या होगा, तो ऐसी जगह में वो फिर से ठीक थोड़ा ना हो जाएगी। वो तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद फिर से उसके बाद किसी और बीमारी से या उसी बीमारी से फिर से अफेक्टेड हो जाएगी। तो एवरी टाइम हनीमन सेड कि इफ यू आर गिविंग द ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक डिजीज, सो यू मस्ट सेग्रीगेट व्हाट आर द कॉज ऑकेजनलिस, है ना। वो मेंटेनिंग कॉज क्या है, उसको मेंटेनिंग कॉज को यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दैट मेंटेनिंग कॉज जो उसकी बीमारी को बना के रखे हुए हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि सपोज उसकी फैमिली अफेयर्स या फैमिली मैटर्स इस तरीके की चल रहे हैं, तो उस केस में ऐसा नहीं हुआ कि यू आर गिविंग ओनली ट्रीटमेंट फॉर द वन पेशेंट, है ना, वहां केवल उस पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। देन आपको करना क्या होगा फिर, मतलब इसका मतलब फिर आप हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसी चीजें, तो ऐसी जगह में क्या होती है कि वहां काउंसलिंग्स होती हैं, है ना। तो काउंसलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैमिली काउंसलिंग करते हैं, फैमिली मैटर की काउंसलिंग करते हैं। वहां अकेले उस पेशेंट को नहीं बुला रहे हैं जो आपसे भी ट्रीटमेंट ले रहा है, वहां उस पेशेंट को भी बुलाया जा रहा है, उसके साथ में और भी मेंबर्स बुलाए जा रहे हैं, उन सारे बैठ के लोगों को काउंसिल किया जा रहा है कि भैया आप मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो, तभी ये बीमारी ठीक हो सकती है, तभी ये चीजें ठीक हो सकती है। अदरवाइज क्या है कि आप तो दे रहे हो उसको ट्रीटमेंट,
बट जो लर्किंग जो कॉज है वो हमेशा उसके साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो या तो वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, और अगर ठीक भी हो गया तो दोबारा में उसमें चांसेस होने रहेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, उस जो कॉज को, जो मेंटेनिंग कॉज है उसको आप रिमूव नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज बियॉन्ड योर डोमेन, है ना, आपकी चीज के बाहर था। आप कोई ऐसी चीज के लिए मना कर सकते हो कि यार आप कॉफी मत पीना, कॉफी पीने से आपको तकलीफ है, यार आप ड्रिंक मत करना, ड्रिंक करने से आपको तकलीफ है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते यार तुम अपना घर छोड़ के चले जाओ, तो अपने पति को छोड़ के चले जाओ, या तुम अपनी वाइफ को छोड़ के चले जाओ, या तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाओ, या तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो ऐसी जगह क्या होते हैं कि वहाँ फैमिली काउंसलर्स होते हैं, है ना, जो लोग वहाँ पे साइकोथेरेपी करते हैं, बैठ के काउंसिल करते हैं, दोनों लोगों को काउंसिल करते हैं, इंडिविजुअली काउंसिल करते हैं, सेपरेटली काउंसिल करते हैं, देन साथ में मिला के भी काउंसिल करते हैं, साथ में पूरी पूरी फैमिली की काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है। तभी ये बीमारियां ठीक हो सकती है। अगर ये कहें कि नहीं, आप तो कहते हो कि होम्योपैथी में क्योर हो जाती है, तो फिर होना ही नहीं चाहिए सर। तो ऐसे केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज सर एक्चुअली क्योरी ऐसा, जैसे अपन पेशेंट को दे दिए, जैसे सर्वाइकल का है, स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, उसको आराम अभी चल रहा है लगभग 2 महीने से, तो अपन कैसे जानेंगे कि क्योर हो गया, उसको मेडिसिन बंद हो गई है उसकी? मेडिसिन बंद हो गई? आप किस चीज की बात की आपने? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की बात की? जी, उसमें अपन हाँ, मेडिसिन दी है, उसको 1 महीने में पूरा रिलीफ हो गया। हाँ, MRI LS स्पाइन कराए थे, L3 L4 जो है कंप्रेस हो रही हाँ, थी। तो हाँ। सर कैसे पता नहीं नहीं चलेगा नहीं कि नहीं पेशेंट नहीं, क्योर हो गया? तो सर्वाइकल का केस कहाँ था? आप किस, मतलब आपने एमआरआई कराया, कौन सा अफेक्टेड जी था? सर, L3 और L4 लंबर L3 स्पॉन्डिलाइटिस। L4 जी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था ना, सर्वाइकल जी, नहीं था ना? नहीं हाँ ठीक लंबर है, था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लंबर था तो। तो हाँ, सर उसको अभी रिलीफ चल रहा है। हम्म पेन हो रहा था उसको, लो बैकिक था, हम्म रेडिएटिंग पेन था लोअर लिम्ब में। हम्म। उसके बाद सर अभी पूरा वो अपना काम कर रहा है, आराम है पूरा। तो आप उसका ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव पैरामीटर क्या है कि आप दोबारा से उसका वो कराओ, एमआरआई कराओ पेशेंट का। पहला एमआरआई क्या था उसका, नेक्स्ट एमआरआई क्या था, मतलब जो आज आप एमआरआई करा रहे हो, दोनों में जी डिफरेंशिएट करके देखो कि उसमें कितना ठीक हुआ है, whether नहीं सर। subjectively patient is feeling better or objectively is also feeling better। जी कभी बहुत। कभी क्या होता है कि जैसे आपने ट्रीटमेंट दिया है ना, जी और डे 1 से ही जैसे ही आपने ट्रीटमेंट शुरू किया और उसको आराम होना शुरू हो गया, सो आफ्टर जी गिविंग यू ट्रीटमेंट ए वीक ऑफ आप 14 days और फॉर ए मंथ, आपने कहा पेशेंट इज नाउ कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सिम्टम्स। वी जी वी वी कैन नॉट से कि पेशेंट इज क्योर्ड, बट ही इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, है ना, फ्री ऑफ सिम्टम। जी तो अब ऐसे केस में ऑब्जेक्टिवली पेशेंट इज, सब्जेक्टिवली पेशेंट इज फीलिंग बेटर, बट ऑब्जेक्टिवली भी ऐसा है कि नहीं है। तो अगर पुराने एमआरआई में अगर उसकी जैसे कुछ भी उसमें आपको जो पैथोलॉजी दिखी है, तो वो जी अब आप दोबारा फिर से एमआरआई करा रहे हो, तो वेदर वो पैथोलॉजी वो उसकी ठीक हुई है कि नहीं ठीक हुई है, कि पेशेंट केवल सुपरफिशियली ठीक हुआ है। इफ पेशेंट इज improved only superficially, then we cannot say that patient is cured. If patient is, आपके जो सिम्टम भी ठीक हो गए हैं और पैथोलॉजी भी उसकी ठीक हो गई है एट द सेम टाइम, नहीं, एक्चुअली सर then we can say, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मतलब कि किस अफोरिज्म में है कि क्योर हो चुका है वो, और पेशेंट अभी कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, जो पुराना सिम्टम थे उसको अभी उससे पूरा फ्री अपना काम कर रहा है, मतलब चल नहीं पाता, नेबल टू वॉक था, कुछ काम हम नहीं कर पाता था, अभी वो हाँ, अपना काम कर ले रहा है, खेती भी कर ले रहा है ना, फावड़ा चला रहा है खेत में जाके, हर काम वो कर ले रहा है जो पहले नहीं कर पाता था। और मेरे यहाँ जब वो पेशेंट आया तो सर चल नहीं पा रहा था, उसको 2 लोग पकड़े थे और उसको मैं कुछ मेडिसिन दिया, वो आराम हो गया सर। तो सर कैसे मतलब कि MRI करा के हम लोग जो है जान सकते हैं कि वो क्योर हुआ है कि कुछ ऐसे सर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सिम्टम देख के? नहीं देखो, आज के सिनेरियो में कहेंगे तो इसको वैसे देखो, अगर ऐसा पेशेंट है जो चल नहीं पाता था और अब वो चल फिर रहा है, काम वाम सब कुछ कर ले जा रहा है, तो जी डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो उसमें पेशेंट को बहुत आराम हो चुका है, ठीक है। जी 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 लेकिन जी जो क्योर टर्म होता है वो क्योर कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप कह दो कि क्योर हो गया है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि सिम्टम इम्प्रूव कर जाते हैं, सिम्टमों में सिम्टम्स में आराम हो गया है, लेकिन हम कैसे पहचाने, जैसे कि अगर उसको जैसे पहले भी उसको दर्द होता था तो एमआरआई कराई थी, और एमआरआई कराने के बाद कुछ उसको कुछ पैथोलॉजी दिखाई दी होगी वहां पे, आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, पेशेंट को बिल्कुल आराम है, अब आप इसी समय उसको एमआरआई भी कराओ, है ना, पेशेंट से बोलो कि अच्छा आप एक बार दोबारा से एक बार रिपीट कराओ अपना एमआरआई, है ना। जब आप रिपीट एमआरआई कराओगे तब यू कैन से कि हाँ, पेशेंट केवल सब्जेक्टिवली फ्री ऑफ सिम्टम नहीं है, सब्जेक्टिवली ऐसा नहीं है कि उसको सिम्टम में आराम हो गया है, उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई, क्योंकि जो पैथोलॉजी थी जिसके कारण दर्द बताया जा रहा था वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो यहाँ पे अगर वैसे कहोगे यार आइडियल
आइडियली कहोगे आज के सिनेरियो में, है ना, करंट सिनेरियो में, तो यहाँ पे उसका रिपीट एमआरआई बनता है। जी और चूंकि मेरे अपने उससे अनुभव से, मतलब मेरा तो क्या इतना बड़ा नहीं अनुभव, लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर पेशेंट को आराम है, बहुत कुछ आराम है, तो उसको जाहिर सी बात है कि उसकी पैथोलॉजी में भी कुछ आराम हुआ होगा, है ना। और इवन आप पैथोलॉजी करा के आप दोबारा से फिर से एक बार देख सकते हो, मतलब एमआरआई कराने के बाद दोबारा से देख सकते हो कि अगर पेशेंट को पहले से बेटर हुआ है, काफी आराम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वहाँ पैथोलॉजी पूरी तरीके से चेंज नहीं हुई है, तो यू कैन से पेशेंट से कि अभी आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। अभी आप ऐसा मत सोचो कि अब आप बंद कर दो ट्रीटमेंट और आप सर, जाके पेशेंट को देखें मतलब। एक्चुअली सॉरी सर, पेशेंट को मैं जो है लगभग 1.5 से 2 महीने पे 2 महीने से कंटिन्यू में प्लेसिबो पे रखा हुआ हूँ, लिक्विड में देता हूँ उसको, और 2 महीने से मैं उसको प्लेसिबो में रखा हूँ। और अभी जो है वो गांव में रहता है, ठंडी भी बहुत अच्छी से पड़ रही है वहाँ पे, तो मैं देखता हूँ सर, बोलता हूँ एमआरआई के लिए। अभी नहीं, ऐसा इसका है जो कि आप उसको 4-6 महीने और प्लेसिबो पे रखो, ठीक है? अभी वो प्रॉपर वो नहीं हुआ होगा। हाँ हाँ ठीक है। अभी 4-6 महीने और प्लेसिबो पे रखो। हाँ, तो थैंक यू सर। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, थोड़ा मैं टाइम और लूंगा। आप लोगों को कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? आपकी कोई क्लास है इसके बाद में? नो सर। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ। मेथड्स ऑफ अप्लाई मेडिसिन, सेक्शन 22 to 25। तो सेक्शन 22 में मेडिसिन कैन बी अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और अपोजिट सिम्टम। दो तरीके से इसको दी जाती है, या तो सिमिलर तरीके से दे सकते हैं या हम अपोजिट तरीके से दे सकते हैं। तो फुटनोट में क्या दे रखा है, फुटनोट 3 में फुटनोट में एक और थर्ड मोड ऑफ अप्लाइंग ऑफ मेडिसिन भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सिमिलर और अपोजिट बेसिस के अलावा भी एक और तरीका है जिससे हम मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एलोपैथी। इसमें एलोपैथी में क्या होता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन बिटवीन डिजीज एंड मेडिसिन। ना तो वो सिमिलर है ना तो वो अपोजिट है, बट हैविंग ए डिसिमिलर एक्शन, कुछ एक अलग ही तरीके का दूसरा एक उसका एक एक्शन है। उस तरीके से भी, एलोपैथिक तरीके से भी हम जो अप्लाई कर सकते हैं। हैनीमैन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये टर्म डिनोट किया, जो आज बहुत चलता है, एलोपैथी। एलोपैथी किसी और एलोपैथ ने नहीं दिया था, ये नाम खुद हैनीमैन ने दिया था, जो आज सबसे ज्यादा चलता है कि हम, वो लोग कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन और हम लोग कहते हैं एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो एलोपैथी जो टर्म था वो कॉइन किया था हैनीमैन। सो नाउ कम टू द सेक्शन 23, दैट इज एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है कि हम कॉन्ट्रारी बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब सिम्टम जो उसके सिम्टम आ रहे हैं उसके अपोजिट कोई हम मेडिसिन देते हैं। सो अप्लाइंग ऑन कॉन्ट्रारी सिम्टम एज एन एंटीपैथी, act only as an transient alleviation and break forth again in the increased manner। इसमें होता क्या है कि जब हम कॉन्ट्राई बेस पे देते हैं तो कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट एलिविएशन तो हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद सर्टेन एग्रेवेशंस होते ही होते हैं। सो दिस इज द मोड ऑफ अप्लाइंग in a contrary basis, so it is called antipathic system of medicine। now come to the section 24। अब अपोजिट की बात हो गई, now हैनीमैन आते हैं कि सिमिलर बेसिस पे कैसे होता है। सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, अप्लाइंग मेडिसिन ऑन द सिमिलर बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेडिसिन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें कुछ एक क्राइटेरिया है कि एक तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, दूसरा सुटेबल डोज होनी चाहिए, पोटेंसी होनी चाहिए, देन फाइनली इट विल क्योर द डिजीज। नाउ द थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर एंड मोडस ऑपरेंडी। तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या है, कैसे नेचर कैसे करती है, क्या थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर क्या है। सो इट इज गिवन इन सेक्शन 26। हम सब लोगों को पता ही है कि थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर में क्या होती है, तीन चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, दूसरा सिंपलर होनी चाहिए, और तीसरा डेविएटिंग इन काइंड होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला तो यही होगा कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन अकेले सिमिलर से काम नहीं चलेगा, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर। और तीसरा होना चाहिए कि इट शुड बी डेविएटिंग इन काइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हम आइसोपैथी में करते हैं, है ना, आइसोपैथी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी होम्योपैथिक, है ना। सो इन 27 क्यूरेटिव पावर क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है बट सुपीरियर इन स्ट्रेंथ। अकेला सिमिलर होगा, अगर सुपीरियर नहीं होगा तो भी वहां पे क्योर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर होना चाहिए और लिटिल बिट सुपीरियर होना चाहिए। देन कम टू द सेक्शन 28। हैनीमैन सेड कि देयर इज नो नीड ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ क्योर टेक्स प्लेस। कैसे ठीक होती है बीमारी, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हैनीमैन ने बहुत सारी जगह पे थ्रू आउट द ऑर्गन
बताया है कि मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, कैसे होती है। सो इट इज स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 29 और अगेन इट विल गो फॉर द सेक्शन 148 282, इन सब में भी आगे जाके बताया है कि कैसे कोई बीमारी ठीक होती है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन।